नमस्कार, आप देख रहे हैं BIZ तक। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। आज हम स्पेशल कवरेज के साथ आपके सामने आए हैं। स्पेशल कवरेज है रिलायंस की एजीएम पर, यानी एनुअल जनरल मीटिंग पर। मेरे साथ है रजत देवगन जी, मार्केट पर पैनी नजर रखते हैं और आज ये विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं रिलायंस की एजीएम पर चर्चा के लिए। कुछ देर बाद और भी चर्चाएं होंगी और भी गेस्ट जुड़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल की चर्चा पे बात करते हैं। आज वैसे आपको बता दूं, रिलायंस एजीएम पे कुछ बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, जैसे आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या क्या मिल सकता है। फिलहाल के तौर पे अगर आप देखें, अगर बीते समय में अंबानी जी ने अपनी बेटी और बड़े बेटे को टेलीकॉम और कमान जियो की सौंप रखी है ऑलरेडी, पर धीरे धीरे हो सकता है आगे आकाश अंबानी और अनंत को जो है आगे दिया जा सकता है, और आगे का क्या दिया जा सकता है वो देखना जरूर होगा। उसके अलावा 5G पर भी बड़ी घोषणा होने की संभावना है। और क्या क्या हो सकता है, इस पर रजत जी से चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि क्या संभावना हो सकती है इस एजीएम में रिलायंस की तरफ से कि वो क्या घोषणा कर सकते हैं। रजत जी। रोहित, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक एक एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग। वो इसलिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी लिस्टेड एंटिटी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है स्टॉक मार्केट पे। और ये बहुत मायने रखता है स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी, और क्योंकि विदेशी निवेशकों, जैसे हम बता ही चुके हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही है एफपीआईज की, तो इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी बहुत क्लोजली इस एजीएम को ट्रैक करते हैं। इसलिए ही स्टॉक मार्केट पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ही क्यों? क्योंकि धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिनको आप धीरू भाई अंबानी भी कहते हैं, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री जो फाउंडेशन रखी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, वो 1973 में रखी थी, और एक फैमिली बिजनेस उन्होंने शुरू किया जिसमें टेक्सटाइल्स, ऑयल एंड गैस क्षेत्र, टेलीकॉम सब जुड़ता चला गया। एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। धीरू भाई अंबानी का निधन 2002 में हुआ। उसके बाद कोकिला बहन ने 2005 में ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसको दो भागों में, रिलायंस के बिजनेस को दो भाइयों के बीच में बंटवारा कर दिया, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच। मुकेश अंबानी के हाथ आया रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस और टेक्सटाइल बिजनेस, और अनिल अंबानी के हाथ आया टेलीकॉम, एसेट मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट और पावर जनरेशन बिजनेस। और जो मुकेश अंबानी ने ग्रोथ दिखाई है उसके बाद, जबरदस्त ग्रोथ, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम होती है तो सभी निवेशक उसको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशक हों या ना हो। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ट्रैक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हमेशा इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेप्स उठाए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए ही रिलायंस की हर ग्रोथ में निवेशकों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत है, निवेशकों को भरोसा भी बहुत है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। और ये 45वीं एजीएम होने जा रही है आज। ये 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि अब डिजिटल जमाना हो गया है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये एजीएम होगी। लेकिन पहले वाले जमाने में अगर आप इस एजीएम को देखते तो स्टेडियम में होती थी, और एक बहुत ही मेगा इवेंट होता था रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये एजीएम। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रोड मैप जो है ग्रोथ का, वो पेश करेंगे मुकेश अंबानी। 2 बजे ये शुरू हो जाएगी, और BIZ तक पे आप सबसे बड़ी कवरेज देख रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड है जी, उसमें 5G एक हो सकता है, और आगे की पीढ़ी को क्या कुछ कमान सौंपी जाए वो भी हो सकता है। और क्या हो सकता है आपके हिसाब से? पहले नंबर पे तो है 5G रोल आउट, क्योंकि आपको पता ही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेलीकॉम में जब वो उतरी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5G के ऊपर अब वो बहुत एग्रेसिव हो गई है। 5G इसलिए भी क्योंकि वो अब देखिए बॉलीवुड और क्रिकेट को कंबाइन करके, और ऊपर से जो न्यू जनरेशन है इसको टैप करने के लिए उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक माध्यम चुना है, और वो बोल रहे हैं कि डिजिटल ही अब नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी इंडिया की बनती हुई नजर आएगी। तो ये डिजिटल सेक्टर के लिए उनको 5G की सेवाओं की बहुत जरूरत है, और 5G रोल आउट का टाइमलाइन और उससे जुड़े ऑफर्स ये एजीएम में डिस्कस हो सकते हैं। 5G के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 88,078 करोड़ रुपए की बोली इस बार स्पेक्ट्रम ऑक्शन में लगाई है, जिसमें उन्होंने 700, 800, 1800, 3300 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज बैंड्स में 34.7 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है। और 13 शहरों में उम्मीद है कि 5G सेवाएं वो जल्द रोल आउट करते हुए नजर आएंगे। अब ये इस महीने के आखिरी में, अक्टूबर की शुरुआत में ये कुछ पैन आउट होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, अहमदाबाद, गुड़गांव, मुंबई जैसे शहरों में। लेकिन इसका पूरा रोड मैप हो सकता है कि आज किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ उनका फोकस रहेगा, कौन से एरियाज को पहले टैप करेंगे। और 5G आपको पता ही है, जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी भी सेक्टर में पहली बार उतरती है तो उसके बाद वो डिस्ट्रप्टिव होती है, उस इंडस्ट्री में एकदम से प्राइस वॉर्स छिड़ती हुई नजर आती है। तो वो बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहा है। प्राइस तो अभी खैर आया ही नहीं 5G का,
लेकिन हाँ, मुकेश अंबानी सबसे पहले कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकता है कि 5G रोल आउट को लेकर कर दें, और इसी के लिए ये जो पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है 5G का। और उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे बड़े 2 मुद्दे और हैं, वो है रिलायंस जियो इन्फोकॉम और साथ ही साथ रिलायंस रिटेल का आईपीओ, जो कि इस बैठक में बिल्कुल। तो उम्मीद अभी तक किसी को नहीं है कि इस एजीएम में डिस्कस होगा, लेकिन अगर डिस्कस हो गया तो ये बहुत बड़ा बूस्टर डोज होगा। अगर रिलायंस ने वैल्यू अनलॉकिंग का फैसला कर लिया और ये 2 आईपीओ जियो और रिटेल के ऊपर कोई भी कमेंट मुकेश अंबानी ने कर दिया, तो उसके बाद तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही क्लोजली ट्रैक होने लग जाएगा। हम्म। तो मतलब और ये तो चलो ठीक है, 5G के ऊपर एक संभावना हम जता सकते हैं कि डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ इस बार इस एजीएम में कुछ होगा इसको लेकर। और आईपीओ पर भी एक बार को हम सोच सकते हैं कि 2 आईपीओ उनके उसको लेकर भी कुछ ना कुछ नया हो सकता है। पर जो नई पीढ़ी है, इनके जो 3 बच्चे हैं उनको वो 2 को तो बांट चुके हैं, तीसरे का नंबर हो सकता है इस बार भी लगा दें, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, चलिए, ये जो आपने सवाल उठाया ये बहुत अहम है। हम ये एक-एक करके डिस्कस करेंगे। रिलायंस रिटेल का आईपीओ और रिलायंस रिटेल कितना बड़ा एक एंटिटी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। उसके बाद रिलायंस जियो का आईपीओ और एक कितनी बड़ी एंटिटी है जिसका आने वाले समय के लिए फोकस रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर है। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी जो डिसाइड कर रहे हैं, तो ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी की भूमिका तय होगी। और वैसे भी हमने देखा है कि आकाश अंबानी की भूमिका तय हो चुकी है। आकाश अंबानी को पहले ही रिलायंस जियो का चेयरमैन पद दे चुके हैं वो। और नीता अंबानी का भी अब जो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, कार्यभार है, वो भी बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब नीता अंबानी का कार्यभार भी रिलायंस इंडस्ट्रीज एज ए एंटिटी में बढ़ सकता है। बचे ईशा अंबानी और अनंत अंबानी। तो ईशा अंबानी को सबको ये पता है कि ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल पर बहुत फोकस कर रही है। उन्होंने रिलायंस रिटेल के लिए बहुत काम किया है, तो रिलायंस रिटेल की कार्यभार तो ईशा अंबानी के पास आएगी भविष्य में। अनंत अंबानी को यहाँ पर हो सकता है कि तेल गैस कारोबार, ये जो नया बिजनेस है, न्यू एनर्जी बिजनेस, न्यू ग्रीन एनर्जी जो कारोबार है, इनकी जी। कमान उनके हाथ में जाते हुए नजर आए और अनंत अंबानी को इसकी लीडरशिप दी जा सकती है। तो तीनों ही जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनका क्लियर कट भविष्य तय है कि कौन किस बिजनेस को संभालेगा। लेकिन औपचारिक रूप से जो घोषणा है वो ऐसे नहीं होती है एजीएम में, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट, एक इशारा दे दिया जाता है और उसी का ही कहीं ना कहीं उसी इशारे का कहीं ना कहीं इंतजार है। लेकिन हाँ, आकाश अंबानी ने जियो के लिए बहुत काम किया है, रिलायंस जियो के लिए इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े टाइप्स किए हैं। ईशा अंबानी ने रिटेल के लिए बहुत किए हैं और तेल गैस सेक्टर और न्यू एनर्जी बिजनेस का जो कारोबार है वो अनंत अंबानी के पास जाएगा। और उसके बाद देखना होगा कि नीता अंबानी को कितना कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज में सौंपा जा सकता है। जी, बिल्कुल। तो ये तो चलो चर्चा हो गई एजीएम को लेकर कि क्या कुछ हम सोच सकते हैं, क्या एज्यूम कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी क्या कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। इस समय बाजार में अगर नजर डालें तो रिलायंस के क्या हाल है? आज तो खैर बाजार का ही हाल बेहाल हो गया था। एक बार तो बड़ी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिलती। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उसके बाद इसको भी आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, बाजार एकदम से गैप डाउन ओपनिंग दिखा गया था, वो इसलिए क्योंकि ओवरनाइट क्यूज ही बहुत ही कमजोर देखने को मिले थे। अमेरिकी बाजार एकदम से धड़ाम हुए थे, तो आज उम्मीद तो थी कि हम भी कमजोर खुलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई बहुत बड़ी छेड़छाड़ नहीं हुई, हम बच गए। लेकिन निफ्टी एक गैप डाउन ओपन हुआ और अभी 17,333 के लेवल पे निचले स्तरों से खरीदारी भी आ गई है। आज का लो था 17,166, लगभग 200 पॉइंट्स लोअर लेवल से रिकवर निफ्टी ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रहा है। ऑल टाइम हाई लेवल को इस बार की जो मार्केट रैली है उसमें नहीं छू पाया, लेकिन अपनी पकड़ को भी नहीं गवाया इसने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और जब जब मार्केट पे सेंटीमेंट बियरिश हुआ है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आगे बढ़कर कमान संभाली है। इस स्टॉक में जब बाजार कमजोर होता है तब यहाँ पर ज्यादा तेजी देखने को मिलती है और अभी भी 2600 के लेवल के ऊपर बरकरार है। आज कोई ज्यादा बदलाव हुआ ही नहीं, बिल्कुल इनडिसिसिव मूव है। आज के सत्र में लोअर लेवल पे गया था लेकिन वहीं से आ गई खरीदारी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रिप में है। और ये इसलिए क्यों चढ़ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसलिए क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग का क्लियर कट कैंडिडेट है। और अब इसे सिर्फ तेल गैस स्पेस का प्ले नहीं कहा जा सकता। अब इसमें जो न्यू वर्टिकल्स हैं, न्यू बिजनेस, नए कारोबार जो हैं, जैसे कि टेलीकॉम, रिटेल और न्यू एनर्जी बिजनेस, उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और मुकेश अंबानी साहब खुद ही कह चुके हैं कि अब फोकस जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो डिजिटल और साथ ही साथ रिटेल और इसके अलावा न्यू एनर्जी बिजनेस पे ज्यादा है। वो आने वाले समय के लिए देश को ग्रीन हाइड्रोजन सस्ती मुहैया कराना चाहते हैं। टेलीकॉम के रेट्स वो बहुत कम करना चाहते हैं। इंटरनेट सेवाओं का एक बहुत बड़ा एक
वो एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को आने वाले समय के लिए सपोर्ट कर रही हैं और स्टॉक इसी के चलते लगातार चढ़ता देख रहा है हमने। जी। तो अब हमारे साथ शरद अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, उनको भी इसमें ऐड कर लेते हैं और मैं हट जाऊंगा कुछ देर के लिए और रजत जी इस शो को आगे बढ़ाएंगे। मेरे को शरद जी वैसे अच्छा दिख गया स्क्रीन पे। रजत जी आ गए हैं। शरद जी नमस्कार। नमस्कार। तो रजत जी आगे का ओवर टू यू, अब आप संभालें कुछ देर के लिए। रजत बोल रहा हूँ BIZ तक से। सर बस जिसका इंतजार था वही अब बस चंद ही लम्हों में मुकेश अंबानी जी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है करते हुए नजर आएंगे एजीएम में। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सर इस एजीएम को लेकर? अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था रोहित से कि इतना बड़ा मेगा इवेंट है और जब धीरू भाई अंबानी ने इस एम्पायर की शुरुआत की थी तो ये नहीं पता था कि कितना ट्रांजिशन होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अब तो बिल्कुल ही न्यू वर्टिकल्स पे रिलायंस इंडस्ट्रीज उतरती चली जा रही है। तो आप इस एजीएम के ऊपर क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो? देखिए, एजीएम से दो तीन चीज़ों की ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन है। पहला तो ये है कि जो सक्सेशन प्लानिंग है वो उस पर और क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे कि जो एक्सपीरियंस उनका और उनके भाई के साथ हुआ वो नहीं चाहेंगे कि वो रिपीट हो। वहाँ और क्लैरिटी रहनी चाहिए। और बाकी हाइड्रोजन बिजनेस और आपकी जो रिटेल और जियो की लिस्टिंग वगैरह से रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल्स उभर के सामने आनी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें मेनली फोकस में रहनी चाहिए इस बार के नंबर्स, इस बार की एजीएम। ओके तो सर फिर सबसे पहले जियो से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि मेन जो फोकस है वो रिलायंस जियो का किस तरीके से एक्सपेंशन करती है कंपनी उसी पे ही है। और हमको पता है कि अभी जियो के लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम जो इस बार बोली लगाई थी 5G के लिए वो लगभग 88,078 करोड़ रुपए की 88,078 करोड़ रुपीस की बोली लगाई है। कितना कंट्रीब्यूशन अभी टेलीकॉम एज अ स्पेस इनके बिजनेस में करता चला जा रहा है और क्या ये बहुत ही बड़ा होने वाला है? अभी तो हम यही समझते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल बिजनेस में ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन होता है कि लेकिन आने वाले समय के लिए टेलीकॉम एज एन इंडस्ट्री एज अ सेक्टर इनके बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? देखिए, टेलीकॉम में एज एन इंडस्ट्री एज अ सेक्टर हम लोग बहुत बुलिश हैं और आरपूज में आपको रेगुलर इंप्रूवमेंट दिखेगी अगले 2-3 साल तक। क्योंकि अभी भी जो आरपूज हमारे यहाँ पे हैं वो कंपैरेटिवली अगर आप ज़्यादातर देशों के कंपैरिजन में देखें तो हमारी आरपूज अभी भी कम है और काफ़ी स्कोप है वहाँ इम्प्रूवमेंट का। प्लस जो ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन वगैरह बढ़ेगी उसका भी फायदा हमको मिलना चाहिए। इसके साथ आप ऐड कर लीजिए कि जैसे जैसे 5G का इंडस्ट्री लेवल यूज हम इम्प्रूव करते हैं और उस पर इम्प्रोवाइज करते हैं वो सेकेंड लेग ऑफ ग्रोथ होगी जो मेरे हिसाब से डेटा रिक्वायरमेंट्स और डेटा में बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ प्रोवाइड करेगी आने वाले समय में। और 5G में जियो की एक खास पोजिशनिंग है आज के दिन देश के अंदर, क्योंकि वोडाफोन थोड़ा सा साइड स्टेप्ड है तो भारती और जियो के बीच में ही मेजर कंपटीशन रहेगा। तो अभी भी वैल्यूएशन में अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से एक मेजर चंक जियो प्रोवाइड कर रहा है। आने वाले टाइम में जो सरप्राइज एलिमेंट्स रह सकते हैं जहाँ से वैल्यूएशन को अपटिक मिल सकती है वो प्राइमरीली आपका मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस या जो छोटे एक्विजिशन कंपनी ने कर रखे वहां से आनी चाहिए। जियो डिस्काउंटेड है, काफी सब्सटैंशियल ग्रोथ आने वाले समय में टेलीकॉम प्रोवाइड करेगा तो उसका भी फायदा इनको मिलेगा। बट 5G से रिलेटेड कॉस्ट्स भी हैं और 5G की जो इंडस्ट्रियल एक्सेप्टेंस है वो कैसी रहती है वो हमें देखना पड़ेगा। पर सर क्योंकि अब ये एक न्यू बिजनेस है 5G तो अभी रोल आउट होगा ही लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या प्राइस डिस्ट्रप्शंस हो सकती हैं शुरुआत में ही? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जाना चाहता है स्ट्रैटेजी के लिए। जब भी कोई नई स्ट्रैटेजी लॉन्च करते हैं किसी भी नई बिजनेस में तो सबसे पहले प्राइस वॉर छेड़ देते हैं। अभी तो क्या प्राइस आया ही नहीं 5G का, अभी तो अटकलें लग रही। लेकिन क्या एक रणनीति हो सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की कि सस्ती दरों पर 5G उपलब्ध करा दें? देखिए, 5G का मेरे हिसाब से मैं जितना समझता हूँ मेरा ये मानना है कि 5G इंडस्ट्रियल यूज में ज़्यादा काम आएगा, जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगी उसमें। क्योंकि वहाँ जो आपको डेटा स्पीड चाहिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे आपकी ऑटोमेटिक गाड़ीज़ में, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उस टाइप की टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो जो सेंसर और अक्रॉस बोर्ड जो आपके पूरे ट्रैफिक सिस्टम में स्मार्ट सिटीज़ आप बनाएंगे, ग्रिड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वहाँ पे स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी आपकी स्पीड तो अगर प्रॉपर्ली 4G भी पकड़े तो हमारा काम तो हो जाता है, बट 5G उसको और ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो मुझे लगता है जो रिटेल कस्टमर्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंजेस, बहुत अग्रेसिव कोई प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, मार्जिनली चेंज होगा। जनरली इंडस्ट्री में आरपूस बढ़ने चाहिए क्योंकि हमारे आरपूस काफ़ी कम है, बट जो यूज़र केस, जो बड़े इंडस्ट्री के यूज़र केस जैसे जैसे डेवलप होंगे
मुझे लगता है वहाँ से सिर्फ टेलीकॉम के लिए नहीं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए और सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी मुझे लगता है बहुत सारा स्कोप निकल के आएगा 5G आने के बाद, क्योंकि अभी जो आपकी हिंड्रेंस है, लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ मशीन टू मशीन, आप कितनी स्पीड में डेटा ट्रांसफर या कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे जैसे आप उसको उसमें इम्प्लीमेंट करते हो और प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट लाते हो, तो शायद मैन्युफैक्चरिंग में आप काफ़ी कॉस्ट सेविंग की तरफ ध्यान देंगे, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी वो हमारी लाइफ को भी काफ़ी ईजी बना देंगी। सर, क्या रिलायंस जियो और रिलायंस जियो इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल के आईपीओ के ऊपर मुकेश अंबानी जी कुछ भी कह सकते हैं? क्या आपको इसकी एक्सपेक्टेशन है? जी, मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बहुत अगर क्लियर कट गाइडेंस नहीं भी देते हैं, रिटेल में हो सकता है थोड़ा सा वेग रहे जो गाइडेंस दें, बट जियो में मेरे हिसाब से काफ़ी एक कंस्ट्रक्टिव और कंक्लूसिव गाइडेंस निकल के आनी चाहिए कि आईपीओ कब तक आएगा या क्या प्लानिंग है उनकी। क्योंकि बहुत विदेशी निवेशक जो है वो जियो में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि जियो के आईपीओ के ऊपर एटलीस्ट कुछ कमेंट मुकेश अंबानी साहब करते हुए नजर आए। और अभी आंकड़ा ये बता रहा है शरद जी कि FY22 में डिजिटल कारोबार पे कंपनी ने 82,700 करोड़ रुपए निवेश किए। FY22 में डिजिटल कारोबार में निवेश FY21 की तुलना में 3 गुना ज्यादा किया है। और जिस तरीके से रिलायंस अब टैप कर रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म को, सबको पता है कि आईपीएल के डिजिटल राइट्स पे कब्जा किया था। वायाकॉम 18 ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स जीते थे और उसके लिए 23,000 करोड़ रुपए चुकाए थे। ओटीटी इनका प्लेटफॉर्म है वूट, जिसका मात्र 2% मार्केट शेयर है। मेजर तो खैर एमएक्स प्लेयर ही है, उसके बाद डिज्नी हॉटस्टार है 26% की हिस्सेदारी के साथ, उसके बाद अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है। लेकिन ये बॉलीवुड और क्रिकेट को साथ लेकर चल रहे हैं रिलायंस, और अब हो सकता है कि इन्होंने जो आईपीएल के राइट्स जीते हैं इसके जरिए ये एकदम से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कैप्चर करते हुए नजर आए। इसलिए हम कह रहे हैं कि डेटा नेटवर्किंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये रिलायंस के लिए बहुत मायने रखते हैं और एक और बिजनेस वर्टिकल से पैरेलल खड़ा करते चले जा रहे हैं। इस पे आपके कमेंट्स? ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बट ये बिजनेसेस अभी भी आप अगर इंडिया के टर्म्स में देखें तो नासेंट हैं। कोविड की वजह से एक पहला राउंड ऑफ फिलिप हमको मिला है, बट आने वाले समय में जैसे हम 5G की बात कर रहे हैं, तो 5G के साथ साथ आप जिस तरीके से स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हुई है, आप ये समझ सकते हैं कि जो कवरेज का जो यूनिवर्स है वो और स्टेडी हो जाना चाहिए, और जो हमको कवरेज इश्यूज अभी तक लगते थे, मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज ये तीनों नेटवर्क्स, जो तीनों बैंड्स उन्होंने, जो हाई बैंड लोअर बैंड तीनों बैंड लगभग मीडियम बैंड तीनों स्पेस में अपनी अपनी प्रेजेंस बना ली है, तो उसकी वजह से जो इंडोर कवरेज में कभी कभी इश्यूज आते थे या कुछ भी आते थे, वो उसको काफी हद तक केटर कर लेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स में काफ़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है 5G की वजह से, और आगे भी होगा, उसका भी फ़ायदा हमको बेटर नेटवर्क स्पीड्स में मिलना चाहिए। तो ग्रेजुअली ये जो OTTs की एक्सेप्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, डिजिटल एक्सेप्टेंस। केबल मोस्ट प्रोबेबली एक बैक सीट ले लेगा, बट ये जो इंटरनेट के थ्रू आप ज़्यादातर अपना मीडिया यूज़ करते हैं, तो वो उसमें एक बहुत रैपिड ग्रोथ आनी चाहिए। मुझे लगता है अभी भी टायर 2 टायर 3 सिटीज में बहुत स्कोप है इंडिया में ग्रो करने का, रूरल तो ऑब्वियसली है ही है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये नेटवर्क स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है, ये स्पेस में डिमांड और एक्सप्लोसिव रहनी चाहिए। मोनेटाइजेशन एक इशू है कि इसमें से मोनेटाइजेशन कैसे निकल के आता है। जैसे शुरू में जब ये डिज्नी हॉटस्टार वगैरह चालू हुए तो एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन आज के दिन आप उन चैनल्स पे भी एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हैं, तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स वापस से आ रही हैं, वहाँ पे वापस बन रही हैं। एक इवॉल्विंग बिजनेस है, बट काफी एक्साइटिंग बिजनेस है, और ग्रोथ रेट्स काफी हाई रह सकती है आने वाले समय में। राइट शरद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अविनाश गोरखशेखर जी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। अविनाश सर नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर। बस थोड़ा ही टाइम रह गया है, एजीएम अभी स्टार्ट होने वाली है 2 बजे और वो लाइव हम कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या? अभी शरद जी से मैं यही बात कर रहा था कि उन्होंने यही बोला कि जियो और साथ साथ न्यू एनर्जी वर्टिकल्स, 5G रोल आउट, ये कुछ अहम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, मुझे लग रहा है कि रिलायंस का हर साल जब एजीएम होता है तभी एक एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि एजीएम को लेके मुकेश अंबानी साहब नए अनाउंसमेंट्स करते हैं। तो इस बार मुझे लग रहा है कि देखिए 5G का ऑक्शन हो चुका है, 5G का रोल आउट पे सबके नजरें हैं। कभी रोल आउट होगा, कभी फाइनली रिलायंस 5G सर्विसेज शुरू करेगी, तो उसके ऊपर थोड़ी सी कमेंट्री मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट क्लियरली इस एजीएम में बता दे। दूसरी बात, एनर्जी को लेके जो ऑयल टू केमिकल्स का जो बिजनेस कारोबार था बीच काफ़ी समय, जो अरामको के साथ जो डील हुई थी, उसके बारे में क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी ऑयल की कीमतें भी बढ़ी है, तो हो सकता है कि ये डील फाइनली फ्रक्टिफाई हो। और सबसे बड़ी बात टेलीकॉम को लेके
जो आरपूस की जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, अभी आरपूस तो काफ़ी बढ़ भी गए, प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री में वापस आ चुके हैं, तो इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ फीडबैक आए। और फाइनली जो रिटेल का कारोबार है, रिटेल का बिजनेस में कहा जा रहा है कि आइदर अभी नहीं बट एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म इसका अनलॉकिंग का प्रोग्राम कंपनी अनाउंस करेगी। तो मुझे लग रहा है कि रजत ये सारी बातें मार्केट्स कीनली अवेट करेगा और डेफिनेटली कोई बड़ा प्रोडक्ट या कोई नई टेक्नोलॉजी अगर कंपनी काम कर रही है एटलीस्ट तो वो भी सुनने के लिए मार्केट्स काफ़ी इंतज़ार करेगा। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको लग रहा है कि इस एजीएम में आएंगे जो शायद हमको सारे लोगों को अभी पता नहीं है। तो डेफिनेटली ये आने के बाद इसका असर क्या होगा वो मेरे ख्याल से एक ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस करने के बाद ही हमको पता चलेगा। अच्छा, पर ये जो सर 2 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, एक तो मुकेश अंबानी साहब खुद ही बोल चुके हैं कि इंडिया में वो अफोर्डेबल वायरलेस ब्रॉडबैंड मुहैया कराना चाहते हैं। हो सकता है कि 5G अभी बहुत ही सस्ती दरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज उपलब्ध करा दे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना है, इंडिया को टैप करना है कंप्लीटली। और ऊपर से वो बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी भी इस दशक में वो भारत में पहुंचा देंगे। तो ये जो न्यू एनर्जी बिजनेसेस हैं और ये जो 5G और साथ साथ वायरलेस बिजनेस है, इसके ऊपर क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज की अब डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी बजाय कि ऑयल एंड गैस क्षेत्र की? नहीं, बिल्कुल देखिए मैं समझता हूँ कि 5G को भी लेके हो सकता है कि एक डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग मुकेश अंबानी जी अनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि पहली बार जब उन्होंने टेलीकॉम जियो का एंट्री किया था, तभी सारे लोगों को लगा कि ये इनके लिए खराब है, लेकिन रिलायंस की एक स्ट्रैटेजी होती है कि वो मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं। और हालाँकि 5G के सर्विसेज़ सस्ते नहीं आएँगे क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रीमियम उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदने में किया है। लेकिन अगर वो चाहे कि 5G बहुत जल्दी रोल आउट हो, तो वो ये इनिशिएटिव ले सकते हैं और अगर ऐसा होता है रजत तो डेफ़िनेटली मार्केट्स को काफ़ी उत्साह रहेगा क्योंकि 5G रोल आउट जितना जल्दी होएगा उसके लिए डेफ़िनेटली अच्छी बात रहेगी। तो आई थिंक डेफ़िनेटली ये पहला टॉपिक होगा जो मार्केट्स कीनली वेट करेगी। और दूसरा तो ग्रीन एनर्जी पे उन्होंने 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहा है। अभी ये सभी जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी को कमर्शियलाइज़ होने में काफ़ी समय लगता है। उन्होंने काफ़ी कंपनियाँ भी टेक ओवर की है जैसे कि स्टर्लिंग और विल्सन, तो वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है? तो मुझे लग रहा है कि देखिए ग्रीन एनर्जी पे तो लंबा रोड मैप है, लेकिन जो 5G को लेके है वहाँ पे शायद हमको शायद कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले। डेफ़िनेटली विज़िबिलिटी 5G पे ज़्यादा लग रही है और ग्रीन एनर्जी पे मुझे लग रहा है कि शायद हमको थोड़ा-सा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जो रिटर्न्स और जो कमर्शियलाइज़ेशन है उसको बनाने के लिए कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम भी लग सकता है। नहीं तो निवेशकों के लिए अविनाश जी, क्या अच्छी खबर आ सकती है? क्या वो बोल सकते हैं कि हम आईपीओ लेकर आ रहे हैं रिलायंस जियो का और रिलायंस रिटेल का? नहीं देखिए, मुझे लग रहा है रजत पहली बात तो ऐसा कोई भी स्पेक्युलेटिव स्टेटमेंट मुझे नहीं लग रहा है मुकेश अंबानी करेंगे। वो थोड़ी-सी हिंट ज़रूर देंगे, लेकिन ये एजीएम में अगर वो कहते हैं तो काफ़ी स्पेक्युलेटिव होगा। मेरे ख्याल से आपको रीड बिटवीन द लाइन्स करना है। जो भी कमेंट्री आएगी रिलायंस रिटेल के बिज़नेस के ऊपर, टेलीकॉम जियो के बिज़नेस के ऊपर, तो ये डेफ़िनेटली आपको प्रॉपर्ली सुननी है। और सबसे बड़ी बात अभी जो शायद मैंने पहले नहीं बोला, जो उनके बच्चों में जो हायरार्की लेवल्स अभी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जैसे कि आकाश अंबानी को जियो का पूरी तरह से चार्ज किया गया है, उनकी डॉटर को रिटेल बिजनेस दिया गया है और अनंत अंबानी को एनर्जी बिजनेस दिया गया है। तो उनका रोल क्या होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे? तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर भी मार्केट शायद इस बार खुद मुकेश अंबानी के मुंह से सुनेंगे कि ये एक्चुअल रोल क्या प्ले करेंगे और एज ऑफ नाउ कंपनी कैसी चलाई जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली ऐसा कोई सक्सेशन प्लान इमीडिएटली आज या कल से शुरू होगा, बट वो अभी फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी कुछ भी शायद थोड़ी भी चर्चा इसके ऊपर भी होगी जो मार्केट्स को डेफिनेटली पॉजिटिव मोड में रखेगी। तो सर अविनाश जी, क्या ये ट्रांजिशन आपको लगता है कि निवेशकों के मन में बस यही सवाल है कि क्या ये ट्रांजिशन और उसका आने वाले समय के लिए आउटकम आसानी से बाजार डाइजेस्ट कर लेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। कैसे बाजार इसको पचाने की कोशिश करेगा इस ट्रांजिशन प्रोसेस को, कि ईशा अंबानी को रिटेल दे दिया जाए, आकाश अंबानी को रिलायंस जियो और अनंत अंबानी को न्यू एनर्जी बिजनेस और तेल गैस कारोबार? इतना बड़ा ट्रांजिशन है सर, इतना बड़ा एम्पायर है, और अब आप बोल ही रहे हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना प्राथमिकता है मुकेश अंबानी की, तो इस ट्रांजिशन को बाजार कैसे देख रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि इन द वेरी नियर टर्म रजत, ये जो ट्रांजिशन और सक्सेशन प्लान है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए समय लगेगा। इतना आसान नहीं है कि आप 1 साल या 6 महीने में ये इम्प्लीमेंट हो। अभी तो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एग्जीक्यूशन है वो मुकेश अंबानी और उनकी टीम ही मैनेज करेगी।
लेकिन फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का जो डिवीजन किया गया है वो इस तरह से किया है कि आगे चल के हो सकता है कि जो बड़ी रिलायंस है वो 3 हिस्सों में बटेगी, एक रिटेल कंपनी होगी, एक टेलीकॉम कंपनी होगी, एक एनर्जी कंपनी होगी। तो हमको ये रूल आउट करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी नहीं बट कम से कम अगले 5 या 10 साल में हो सकता है। तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि बिजनेस में हर व्यक्ति को अपना एक खुद का रोल प्ले करना होता है। तो ये शायद दिस इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन शायद अगले 2-3 सालों के लिए तो लग तो नहीं रहा है कि कोई बड़ा चेंज आ जाएगा। शरद जी, रिलायंस रिटेल पे आते हैं सर। एक और कारोबार जिसपे रिलायंस पकड़ बहुत मजबूत करता चला जा रहा है, और ऑब्वियसली अब बाजार में तो यही बात है कि ईशा अंबानी इस कारोबार को देखेंगी। औपचारिक ऐलान कब होता है ये तो अभी समय बताएगा, और मुकेश अंबानी उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कमेंट कर सकते हैं, ऐसी अटकलें। पर कंपनी ने 30,000 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया हुआ है। FY22 में उन्होंने किया था, और FY22 में रिटेल कारोबार में निवेश FY21 की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। तो इतने एग्रेसिव हैं। रिलायंस रिटेल 75% जो अपने स्टोर्स हैं वो छोटे शहरों में खोल रही है, ये HSBC की रिपोर्ट कहती है। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स हर जगह हैं ये, और इनफैक्ट स्टार्टअप में भी हैं। डंजो डेली के नाम से जो स्टार्टअप है उसमें भी 25% हिस्सा खरीदा है। तो आपको क्या लगता है कितना मेजर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी और रिलायंस रिटेल सेक्टर में अपना सकता है गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, देखिए स्ट्रैटेजी की अग्रेशन तो आपको इसी से समझ में आ जाएगी कि वो नॉन मेट्रोज और सेकेंड टायर सिटीज में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली सर्विस में थोड़ा सा गैप है। मेजर सिटीज में आप देखिए, चाहे वो डीमार्ट हो, चाहे रिलायंस रिटेल हो, या जियो मार्ट के थ्रू हो, या स्विगी और इनके सर्विसेज हो, इंस्टामार्ट वगैरह, वो सब आपको अवेलेबल है ही है। तो मुझे लगता है टायर 2 सिटीज पे फोकस करना एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, जहाँ आप एक अनसर्व्ड मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस जो इनोवेटिव चीज उन्होंने की कि लोकल जो किराना स्टोर्स थे उनको भी अपने एम्बिट में लिया, और कहीं कहीं पे उनको भी यूज किया है उस पूरे नेटवर्क को, वो एक काफी इनोवेटिव अप्रोच थी। तो हमेशा से बड़े स्केल पे काम करने का और एक इनोवेटिव अप्रोच सिस्टम में लाने का है, और कॉस्ट कॉन्शियस भी रहते हैं ये लोग जनरली। तो मुझे लगता है ये काफी पॉजिटिव है, और फ्यूचर वगैरह वाली डील के बाद एक बारी में स्टोर में जो आपका फुटप्रिंट है उसमें भी काफी एक्सपेंशन एक झटके में आना चाहिए। और ग्रेजुअली भी जो एक्सपेंशन है, टोटल अगर आप देखें जो रिटेल स्पेस है, हर क्वार्टर की अर्निंग में टोटल फ्लोर एरिया काफी तेजी से एक्सपैंड हो ही रहा है। आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता इस स्पेस में कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरी तरीके से डोमेस्टिक ड्रिवन है। तो मैं तो काफी पॉजिटिव हूँ इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर। राइट अविनाश जी, लेकिन फिर से वही बात है ना कि एकदम से सेक्टर में डिस्ट्रप्शन की बात है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जब आता है तो एकदम से एग्रेसिवली सब कुछ कब्जे में ले लेता है। मैंने बात तो की कि टियर 2 टियर, उसके बाद छोटे शहरों में ये जा रहे हैं। रिलायंस रिटेल, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अजियो.com। इसके अलावा जियो मार्ट है, हैमलेज है, बच्चों का जो बच्चों के खिलौने जहाँ पर बिकते हैं, हैमलेज उसको एक्वायर किया हुआ है। 7-Eleven है, और ऊपर से जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, अरमानी एक्सचेंज, उसके अलावा प्रेटे मैनेजर का भी हाल फिलहाल में इन्होंने अधिग्रहण किया था। तो ये तो ग्लोबल बड़े ब्रांड्स भी खरीद रहे हैं और छोटे शहरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मतलब पूरी इंडिया में रिलायंस रिटेल दिखाई देगा कि रिलायंस ब्रांड्स दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल। देखो रजत, आप सभी लोग हम जानते हैं कि रिलायंस जब कोई भी इंडस्ट्री में आता है तब वो पूरी तरह से डोमिनेंट उस इंडस्ट्री में होता है, और वो बिल्कुल कोई चीज़ छोड़ता नहीं है, और कोई नया खिलाड़ी को एंटर भी करने नहीं देता है। और सबसे उनका बड़ा जो यंत्र है वो बेसिकली प्राइसिंग है। प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव रखता है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल में वो बिलीव करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, रिटेल में आपने सही कहा कि इंटरनेशनल ब्रांड्स है, लोकल ब्रांड्स है, टायर 2 सिटीज़ है। मुझे लग रहा है कि रिटेल मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है, और हर साल काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो भी इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर भी है वो रिलायंस कैप्चर करना चाहता है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, बट मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो पे बैक पीरियड है ये अगले 1.5-2 साल में या 3 साल में निकल जाएगा, और इतना निवेश करने की कैपेसिटी रिलायंस में है। देखिए, ये बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है। आप कितना भी अच्छा रिटेल में काम करिए, आपके मार्जिन 7 या 8% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपको प्योरली वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर खेलना होता है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, और रिलायंस इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के गेम में एक नंबर 1 प्लेयर है। तो ये जो आप बता रहे हो, ये डेफिनेटली ऐसा ही आगे होने वाला है। शरद जी, अब आते हैं इनके अभी जो मुख्य कारोबार है उसके ऊपर, ऑयल टू केमिकल बिजनेस। आप बताएं कि इसकी ग्रोथ आप कैसे देखते हैं, और रिलायंस का फोकस यहाँ पर, और क्या मार्जिन को ये बचा पाएंगे इस बार? तो इनफैक्ट मेरे को नहीं लग रहा कि इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहीं पर भी जीआरएम मार्जिन का जिक्र भी किया था इस बार तो रिलायंस इंडस्ट्री नतीजों में।
देखिए, इस बार भी कुछ मेजर ज़िक्र नहीं होगा, बट आपको ये समझना होगा कि सबसे कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी इन्हीं की है, तो कंपेयर्ड टू बाकी इनकी रिफाइनरी मार्जिन्स में उतनी डाउनसाइड वोलेटिलिटी यूजुअली कम रहती है। हालाँकि जीआरएम्स में ग्लोबल लेवल पे हमने काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखा है पिछले 3-4 महीनों में, लेकिन अब वो मोर और लेस स्टेबलाइज़ हो गया है और ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे भी आ गए, जो थोड़ा एक्सेस बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गई थी मार्जिन्स वगैरह, वो काफ़ी स्टेबलाइज़ हो गई। उसके बियॉन्ड चूँकि ये कॉम्प्लेक्स लेवल हैंडल करते हैं क्रूड का, हेवी क्रूड का, तो मुझे लगता है इनके लिए उतना ज़्यादा फ़र्क मार्जिन्स में नहीं पड़ेगा। और अपसाइड में तो अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड में यूजुअली प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आपको वोलेटिलिटी थोड़ी-सी कम मिलती है, तो वो इनको भी इम्पैक्ट कम पड़ेगा। अ, थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस क्वार्टर में क्योंकि जीआरएम्स वगैरह काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट की हैं, बट वो लार्जर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन शायद क्वार्टर खत्म होने के बाद है, तो इस क्वार्टर के नंबर्स में हमको ज़्यादा दिखाई देगा उसका इफ़ेक्ट। तो और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है प्योरली जो ईएनपी बिज़नेस है वहाँ थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, बट गैस वगैरह में अभी 3-6 महीना तो मोटा-मोटी ठीक ही रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये लोग जो हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह में इतना बड़ा ट्रांज़िशन की बात कर रहे हैं, वो इसी लॉजिक से है कि ऑयल कंटिन्यूअसली जैसे कोल की हम बात करते हैं कि थोड़ा बहुत हिस्सेदारी रहेगी, वो जो मेजर हिस्सेदारी है वो रहेगी, बट ग्रोइंग कंजम्पशन नहीं है, जो एडिशनल ग्रोथ है वो ज़्यादा करके आपको रिन्यूएबल फ्यूल स्पेस में दिखाई देगा रादर देन कि कंबस्टिबल फ्यूल स्पेस में। अविनाश जी, आपकी एक्सपेक्टेशन रिलायंस की नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट से, क्योंकि पिछली बार तो 17,955 करोड़ का कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है रिलायंस ने दर्ज कर लिया था, लेकिन क्या कुछ कंसर्न आपने नोटिस किए थे पिछली बार जो रिजल्ट्स आए थे उसमें, और स्पेशली ऑयल टू केमिकल कारोबार? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए रिटेल का बिज़नेस और टेलीकॉम का बिज़नेस अच्छी तरह से ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट आरपूज़ टेलीकॉम बिज़नेस के लिए अच्छी तरह से बढ़ेंगे, प्लस रिटेल का बिज़नेस भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। ऑयल टू केमिकल के बिज़नेस में मुझे लग रहा है कि देखिए ये ओल्ड इकोनॉमी वाला बिज़नेस है, यहाँ पे जीआरएम्स अगर दबे हुए रहते हैं तो इनके लिए दिक्कत रहेगी। और मुझे लग रहा है कि देखिए ये ओल्ड बिज़नेस है, अभी रिलायंस कोशिश कर रहा है कि मीडिया, फिर उसके बाद रिटेल, टेलीकॉम ऐसे बिज़नेसेस में निवेश करने के लिए ग्रीन एनर्जी भी में पैसा लगा रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में तो ये सबसे बड़े ट्रिगर्स रहेंगे। तो सेकंड क्वार्टर के लिए तो मुझे लग रहा है कि जैसे पहले क्वार्टर में हमने देखा है कि रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस ने अच्छा काम किया है। ऑयल टू केमिकल का बिजनेस, जो एक्सप्लोरेशन का बिजनेस है, वहाँ पे कोई बड़ी अपसाइड मुझे दिख नहीं रही है। तो मोटा मोटी मॉडरेट टू स्टेडी नंबर्स आने की अपेक्षा रहेगी। और पूरे साल की अगर हम बात करें तो फोकस टेलीकॉम और रिटेल पे रहेगा। और मुझे लगता है शायद यही बात आज के एजीएम में मुकेश अंबानी साहब बताएंगे, तो मार्केट्स को डेफिनेटली एक इंडिकेशन मिलेगा कि कौन से बिजनेस पे सबसे ज्यादा फोकस अभी रिलायंस आने वाले दिनों में लगाने वाला है। अच्छा, तो ये मैं बता दूं, ये भी खैर हम नोट ही कर रहे थे जब हमारी रिसर्च टीम भी काम कर रही थी, तो वही बोल रहे थे कि पिछली बार जब 2021 की एजीएम हुई थी तो उसमें एनर्जी ब्लूप्रिंट जो था वो रिलायंस इंडस्ट्री ने लेआउट किया था, और 75,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो एनर्जी बिजनेस में करने की बात की थी, न्यू एनर्जी बिजनेस में। और जियो फोन वो कह रहे थे कि हम अब नेक्स्ट जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च करेंगे, और रिटेल वो बहुत स्ट्रांगली कैप्चर करने की बात कह रहे थे, और वो पिछली एजीएम में कहा था कि अगले 3 से 5 साल में रिटेल बिजनेस को वो 3 टाइम्स कर देंगे, 3 टाइम्स। तो मेजर थ्रस्ट जो है वो ऑब्वियसली उनका न्यू एनर्जी बिजनेस पे, और साथ साथ जियो फोन पे, और साथ ही साथ ये रिटेल के एक्सपेंशन पे है। ये तो पिछली एजीएम में था, लेकिन अब इस एजीएम में क्या होगा ये देखना होगा। शरद जी, जब पिछली बार मेरी आपसे बात हुई थी इसी चैनल पे, तो आपने ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर बताया था। खैर, आपने ओएमसीज को बोला था कि दे विल बी प्रेफर्ड, बट रिलायंस पे इम्पैक्ट, ये जो विंडफॉल टैक्स अभी सरकार ने लगाया है, इस कितना बड़ा एक चैलेंज है सर ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, और स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, और क्या मुकेश अंबानी साहब इसको भी एड्रेस करेंगे अब इस एजीएम में? नहीं, देखिए ग्रेजुअली जैसे-जैसे प्राइसेज़ नीचे आए हैं, विंडफॉल टैक्स के रेट्स में रिविज़न की भी सरकार ने काफ़ी प्रोएक्टिवली बात की है। बीच में जो प्राइसेज़ थे वो काफ़ी बड़ी एबरेशन थे, ख़ास करके तेल के प्राइसेज़ में। यूके वगैरह में अभी भी गैस की प्राइसेज़ में वो एबरेशन आपको दिखाई देती है, यहाँ पे भी कुछ हद तक उसका असर आ रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में ज़्यादा है, बट बाकी रेस्ट ऑफ द मार्केट्स में उतना ज़्यादा नहीं है, बट ये एक एबरेशन है जो 3-6 महीने रहेगी। तो मुझे लगता है इसको केटर करने के लिए एक विंडफॉल टैक्स वाला एंगल उन्होंने एक्सपोर्ट्स को लार्जली सबसिस्ट करने के लिए किया था। तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, बट जैसे-जैसे प्राइसेज़ नीचे आए हैं उसको वापस रिवाइज़ कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा मटेरियल फैक्टर है जो इनको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि किसी की भी एक्सपोर्ट्स इतनी बड़ी हैं भी नहीं जिससे बहुत मटेरियली आपके डोमेस्टिक ऑपरेशंस को वो ओवरवे कर दे।
ऑयल एंड गैस में खास करके। तो मुझे लगता है ये काफ़ी न्यूट्रल सी चीज़ है, जो छोटे बहुत मार्जिनल एक्सपोर्ट्स में आपका प्रोडक्ट शिफ्ट हो रहा था, उसको रोकने के लिए सरकार ने किया था। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू है कि वो उसको एड्रेस करे एजीएम में। ओके राइट, तो विंडफॉल टैक्स पे उतनी ज्यादा बात हो सकता है कि इस एजीएम पे रजत, ये क्वेश्चन मेरे लिए था? आपकी जगह थोड़ा टेक्निकल ग्लिच की वजह से कनेक्शन सही से स्थापित नहीं हो पाया। अविनाश जी, हमें को सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सर ये प्लीज अब अभी बस कुछ ही समय में यहाँ पर एजीएम अभी शुरू हो जाएगी, तो लास्टली इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या कुछ समझते हैं कि मुकेश अंबानी जी कुछ क्या तोहफा दे सकते हैं? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2 बार बोनस दिया है निवेशकों को, तो क्या बड़ी अनाउंसमेंट रिलायंस में हो सकती है आज? सभी ये जानना चाहते हैं कि आपको डिविडेंड को लेकर या फिर बोनस को लेकर कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं क्या अंबानी साहब? आई थिंक रजत, बोनस का तो चांस कम लग रहा है, बट हो सकता है कि डिविडेंड में कुछ अनाउंसमेंट हो, और वो भी हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स कितने हैं, क्योंकि जिस प्रकार का पैसा अभी रिलायंस नए सेक्टर्स के लिए लगा रहा है, काफ़ी अमाउंट कैपिटल नए कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में रुचि रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कंपनी शायद बोनस ना दे या डिविडेंड भी कोई बड़ा लंबा इंक्रीज ना करे, बट ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेके मुझे लग रहा है कि सारे जो बिजनेसेस है रिलायंस के, आई मीन ऑयल एंड गैस को छोड़ के, जो टेलीकॉम बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, प्लस मीडिया एंटरटेनमेंट का बिजनेस है, ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ मोमेंटम में है। और होपफुली इकोनॉमी अगर अच्छी करती है तो मेरा अनुमान है कि FY23 और 24 काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऑफ कोर्स जो कमेंट्री और जो अनाउंसमेंट्स आज मुकेश अंबानी साहब करेंगे, स्पेशली रिटेल और टेलीकॉम को लेके, वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है कि निवेशकों को थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन है कि कोई बड़ा डिविडेंड या बोनस आए, वो शायद ना आए, क्योंकि एजीएम्स ऐसे
चीज़ों के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होता। अगर उनको बोनस अनाउंस करना होता या डिविडेंड अनाउंस करता तो नॉर्मली प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में ये बातें होती है। ओके राइट। लेकिन शरद जी अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट थी प्रिंट मीडिया में, वो बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट थी। वो ये कह रही थी कि एफपीआईएस का जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट है उसमें से जो 46% है वो मात्र 10 शेयरों में, निफ्टी के 10 शेयरों में लगा हुआ है 46% इन्वेस्टमेंट। और उसमें भी जो सबसे बड़ी कंपनी है स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड, उस 46% में से मतलब जो भी उनका कॉपस है 10.28% हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही बेट लगा हुआ है। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एफपीआईएस की होल्डिंग सबसे बड़ी है इंडिया में। तो क्या ये बिकॉज ऑफ दिस कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है इसलिए एफपीआईएस का भरोसा ज्यादा है, या फिर एफपीआईएस ने कुछ ऐसा देखा कि हाँ ये कंपनी अभी और स्ट्रॉन्ग ग्रो करेगी और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में और कंट्रीब्यूट करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज? नहीं, देखिए साइज तो एक फैक्टर प्ले करता ही है, बट पिछले 4-5 सालों में मेरे हिसाब से 2014 में मोस्ट इग्नोर्ड स्टॉक की लिस्ट में आ गया था, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास भी नहीं था। वहाँ से जियो के साथ इन्होंने इस टर्न अराउंड को चालू किया और जियो को किस तरीके से इन्होंने एस्टैब्लिश किया वो सबके सामने है। तो वो ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस वापस आता है कि एक बिजनेस को आप स्केल अप करके एक सब्सटैंशियल लेवल तक ले जा सकते हैं। वन टाइम वंडर नहीं था आपका जो पेटकेम वाला बिजनेस था। इवन जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो मुकेश अंबानी जी हैं, वो भी एक बिजनेस को 0 टू स्केल अप कर सकते हैं। बीच में उनकी फैमिली फ्यूड्स वगैरह की भी प्रॉब्लम आ गई, प्लस आपका केजी बेसिन में जितना आउटपुट एक्सपेक्टेड था वो आया नहीं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बट अभी जियो के आने के बाद और इसके बाद जिस तरीके से इन्होंने रिटेल में एक्सपैंड किया, जिस तरीके से नए बिजनेसेस में ये लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डेट रिपेमेंट करके वो पैसा आ गया तो कहीं से फ्रेश इक्विटी रेज करके दे जस्ट सैट ऑन इट। आप अगर डाइवर्सिफिकेशन देखें तो मुझे लगता है पिछले 5-7 साल पहले अगर कोई सोचना चाहता कि रिलायंस इतना डाइवर्सिफाइड ग्रुप होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होता सोच पाना। जियो खाली विजिबल था आपको, बट आज के दिन आप कोई भी बिजनेस सेगमेंट नेम करो जो फ्यूचर में ग्रोथ प्रोवाइड करने वाला है, वो हर जगह अपनी प्रेजेंस रखते हैं। मतलब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स तक हैं उनके पास, तो इस लेवल तक ग्रैन्युलैरिटी ले आई है। तो मुझे लगता है ये अब विश्वास है लोगों को कि ये हर कोई भी बिजनेस जो ये चालू करेंगे एक बेटर प्लानिंग के साथ, इवन B2C बिजनेस में भी ये उसको स्केल अप कर सकते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं B2B से B2C बिजनेस में मार्जिन्स वगैरह बेटर रहती हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो उसमें दर्शा रहा है। साइज भी एक रोल प्ले करता है, बट स्केलेबल बिजनेसेस बिल्ड करना, अगर इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन ये काम कर सकती है कि 7 साल के अंदर आप 2 बड़े वर्टिकल्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, और आज के दिन वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो रिटेल और टेलीकॉम दोनों वो बड़े वर्टिकल्स हैं जो लगभग O2C बिजनेस के साथ खड़े होते हैं। और आने वाले समय में रिटेल, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी, खास करके हाइड्रोजन फ्यूल की जो बात है, वहाँ पे काफ़ी अग्रेसिवली कंपनी काम कर रही है। छोटे एक्विजिशंस, बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट सब मिला के। तो मुझे लगता है ये चीज़ जो ये कॉन्फिडेंस है लोगों की कि ये एक स्केलेबल बिजनेस बना सकते हैं। बड़ा ग्रुप है तो आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस रहता है। आज के दिन लिवरेज लेवल्स भी काफ़ी कंट्रोल में है, और जब 3 वर्टिकल्स प्रॉफिटेबल रहेंगे और बड़े कैश फ्लोज को जनरेट करेंगे तो चौथे 5वें वर्टिकल को सपोर्ट करना और आसान हो जाएगा। लेकिन अविनाश जी, स्ट्रैटेजिक करार की अनाउंसमेंट सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी अरामको के साथ भी हुआ था, वो इतना फ्रूटिफाई हो नहीं पाया मेरे ख्याल से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज, कोई एक बड़ा प्लेयर चाहिए ताकि वो, चाहे वो तेल गैस सेक्टर हो या फिर न्यू एनर्जी कारोबार हो, उसमें वो और सही तरीके से बेहतर रणनीति के तहत एक्सपैंड कर पाए। देखिए मुझे लग रहा है कि अभी भी मुझे लग रहा है कि जो ऑयल टू केमिकल का जो डील है अरामको के साथ, उसके बाद दूसरा कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर आएगा, नया नाम आ जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। बट डेफिनेटली हमको लग रहा है कि जो कोर टीम है मुकेश अंबानी साहब की ऑयल एंड गैस की बिजनेस के लिए, वो डेफिनेटली ये बात ऑब्वियसली हमको पता है कि कुछ ना कुछ काम जरूर हो रहा है और सही समय पे ये अनाउंसमेंट आएगा। मेरे ख्याल से ये कहना मुश्किल है और स्पेकुलेटिव रहेगा कि कब आएगा, कौन आएगा। बट डेफिनेटली रिलायंस की रिफाइनरी एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है, ग्लोबली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी रुचि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी रखेंगे, बट कब आएगा ये कहना मुश्किल है। बट डेफिनेटली ये बातें भी मेरे ख्याल से अगर मुकेश अंबानी साहब कुछ लाइट डालते हैं एनर्जी बिजनेस पे, एग्जिस्टिंग एनर्जी बिजनेस पे, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी उत्साह से ये इस डील को पहले देख रही थी, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो गया।
बस कुछ ही देर में ये एजीएम शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी कवरेज आप BIZ तक पे देख पाएंगे। आज एक CLSA की रिपोर्ट आई शरद जी, और उसमें भी उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा, भरोसा जताया है। 3180 का टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे लेकर चल रहे हैं वो, और उन्होंने जो रिपोर्ट में मेंशन किया है वो ऑब्वियसली वो जो न्यू एनर्जी हाइड्रो एनर्जी बिजनेस जो है, हाइड्रोजन एनर्जी बिजनेस, उसी पे ही उनका फोकस उस रिपोर्ट का ज्यादा था। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं? देखिए, मुझे भी लगता है कि अगर आप एक FY24 के नंबर्स पे भी डिस्काउंट करते हैं, तो SOTP के हिसाब से 2900 से 3000 के लक्ष्य तो बिल्कुल क्लियरली बनते हैं। और अगर आपके जियो में रिवाइवल वगैरह और स्ट्रॉन्ग आता है और आरपूस वगैरह स्ट्रॉन्ग रहते हैं और रिटेल में से भी कमाई इम्प्रूव होती है, तो हो सकता है ये टारगेट्स में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो मुझे लगता है 2950 3000 रुपए के लक्ष्य तो बिल्कुल संभव है 1 से सवा साल में। अविनाश जी, आप बहुत, मेरे को पता है कि बहुत समय से स्टॉक मार्केट में सभी आपसे सवाल जवाब ही पूछते हैं, और आपने कितनी एजीएम्स देखी होंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अच्छा, तब से लेकर अब तक क्या बदलाव देखा आपने? अभी जो ये हाईटेक जमाना हो गया, रिलायंस की जो एजीएम होती है और जो ग्लोबल स्केल पे एकदम से वो करते हैं, ये कैसे, और जो पहले जमाने में होती थी वो कैसे होती? नहीं, मेरे ख्याल से जो फिजिकल मीटिंग होती थी रजत, उसमें मजा ही अलग होता था, क्योंकि मुझे याद है रिलायंस के एजीएम में बैठ के खुद मुकेश अंबानी को सुनना फिजिकली, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता था। बट उसमें दिक्कत वही होती थी कि इनके शेयर होल्डर्स इतने बढ़ जाते थे, काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए भी दिक्कत होती थी। बट उसमें कोई डाउट नहीं कि अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, कोविड के बाद तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ी है, तो अभी काफ़ी कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली आप घर पे या ऑफिस में बैठ के ये पूरा इनका एजीएम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, कंटेंट तो वही है, लेकिन जो फिजिकल एक्सपीरियंस होता था जाने का, वो अलग होता था। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे समय बीतेगा, मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी और माध्यम तो बदलना ही है। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एजीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट निकलता है मैनेजमेंट टीम से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मीडियम कोई भी हो सकता है। लेकिन दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम नए-नए कारोबार शुरू कर चुके हैं, तो सबको एग्रीगेट करके दिखाना, एक एजीएम में इतने बड़े एम्पायर को दिखाना, ये भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। शरद जी, जिस तरीके के अनाउंसमेंट्स अभी एक्सपेक्टेड हैं, सभी का फोकस तो डिजिटल और 5G के ऊपर ही है। मैं फिर ये आपसे मेरे ख्याल से 155 पे आपको जाना था, तो ये लास्ट सवाल होगा कि आप इस बार मुकेश अंबानी क्या ऐसा बोल दें कि आप उसके बाद बोलोगे कि हाँ, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड, और यहाँ पर निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट इज द वन बिग थिंग जो आज आप ट्रैक कर रहे हो इस एजी? मेरे हिसाब से वो रिटेल और जियो की लिस्टिंग ही होगी कि आईपीओ वगैरह कब लाते हैं, नहीं लाते हैं। अगर उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स आती है तो थोड़ा मार्केट यूफोरिक हो सकता है। बाकी हाइड्रोजन वगैरह एक लॉन्ग टर्म प्लान है, कोई इमीडिएट उसमें से कुछ निकल के आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है इमीडिएट अगर आप कोई फिलिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैल्यूएशंस में कुछ, तो या तो वो 5G से रिलेटेड कोई अग्रेसिव प्लान हो सकता है, और या फिर आपके जो रिटेल या जियो की लिस्टिंग होगी। ये तीनों में से कोई एक में कोई भी होता है, तो या तीनों होते हैं, कोई एक होता है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ा फिलिप होगा स्टॉक के लिए। शरद जी, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपके और भी कमिटमेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और BIZ तक को अपना समय देने के लिए इस अहम दिन। अविनाश जी, आपके पास मैं आता हूँ, और यहाँ पर एक तो ये बताएं कि ये जो दो एंटिटीज हैं जो इस समय सभी बात कर रहे हैं, रिलायंस वर्सेस ये जो अभी अदानी ग्रुप समूह के ऊपर जो बातें होती चली जा रही हैं, इसमें एज अ होल आपको क्या लगता है? सर, डेट तो दोनों के पास ही है, लेकिन रिलायंस एज अ होल इनका फोकस ये है कि डेट को जितना जल्दी चुका दें उतना बेहतर, और जो दूसरा अदानी ग्रुप है उसके ऊपर हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें बहुत ज्यादा डेट बर्डन की बात की गई है। तो इसको अब निवेशक समझें कैसे, और कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ग्रुप एज अ एंटिटी उनके लिए आने वाले समय के लिए वेल्थ जनरेट करके देगा? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से स्ट्रेट कंपैरिजन करना शायद गलत होगा, क्योंकि अंबानी का ग्रुप जो है, मुकेश अंबानी का ग्रुप, वो काफ़ी पुराना है, और इन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन की है रजत, वेल्थ क्रिएशन के लिए। आप अगर किसी को भी बाजार में पूछोगे तो रिलायंस ने शेयर होल्डर्स को बहुत पैसा कमा के दिया है, और ये 1-2 साल की बात नहीं है। इनफैक्ट लास्ट 30-40 साल का इनका जो कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, उन्होंने हर वक्त शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट लेके ही काम किया है। और इस ग्रुप में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने वैल्यू अनलॉक जियो मार्ट के में की, काफ़ी पैसा रेज किया, और उन्होंने ये बात ध्यान में रखी, अगर उनको बिजनेस में आरओसी या उनका ऑपरेटिंग मैट्रिक इंप्रूव करना है तो उनको कर्जा बैलेंस में रखना पड़ेगा।
ये बात अडानी जी के कंपनीज में शायद अभी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तो मोमेंटम इनके बिजनेसेस में भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन इनका सबसे बड़ी दिक्कत है कि बैलेंस शीट सारी कंपनीज की लीवरेज है, काफी बड़ा कर्जा लिया है, और हम सभी मानते हैं कि कर्जा ज्यादा बैलेंस शीट पे आता है तो मार्केट को थोड़ी सी चिंता होती है, क्योंकि प्रमोटर की फंडिंग इतनी नहीं आती जितनी डेट बैलेंस शीट पे आता है। लेकिन यहाँ पे और एक पॉजिटिव बात जो मैं अडानी ग्रुप्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि सारी कंपनीज में इनका जो इक्विटी एक्सपोजर है वो रजत करीबन 75% के ऊपर है, तो उसका मतलब प्रमोटर का खुद का पैसा भी इसमें इन्होंने डाला है। लेकिन जो भी वेल्थ की बातें होती है अंबानी साहब के बीच में और अडानी साहब के बीच में, फाइनली ये तो पेपर वेल्थ है। देखिए ये पेपर वेल्थ को देखे कंपैरिजन किए जाते हैं बाजार में कि कौन सबसे बड़ा अमीर आदमी है, तो ये मुझे लग रहा है कि फाइनली कोई अहमियत रखता नहीं है, क्योंकि देखिए बिजनेस अगर अच्छा चलता है तो ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएशन बनता है, शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। तो ये बातों पे मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। अडानी ग्रुप कंपनीज में मुझे तो जो पसंद है कंपनी वो अडानी पोर्ट्स है, काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। लेकिन बाकी सारी कंपनीज में मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेस्ड है, महंगी है, और ज्यादातर यहाँ पे स्पेकुलेटिव और ट्रेडिंग इंटरेस्ट है। और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में बहुत वैल्यू है, जैसे शरद जी ने कहा जो अभी हमारे प्रोग्राम पे थे कि टेलीकॉम में डाइवेस्टमेंट आ सकता है, रिटेल में डाइवेस्टमेंट आ सकता है, तो ये दोनों वैल्यू ट्रिगर्स अभी भी बाकी है, और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इसको बहुत अच्छी तरह से और भी सिग्निफिकेंटली रीरेट कर सकता है। तो रिलायंस डेफिनेटली इज अ मच बेटर पोजिशन कॉर्पोरेट कंपेयर टू अडानी ग्रुप कंपनीज। तो ये आगे हम देखना पड़ेगा कि दोनों ग्रुप में किस प्रकार का ग्रोथ नंबर आता है, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि सारे सेक्टर्स में अडानी ग्रुप आ रहा है, कॉपर में आ रहा है, उसके बाद अभी डायग्नोस्टिक में आ रहा है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो वो यही। लेकिन रिलायंस का फोकस बड़े सेक्टर्स में है जहाँ पे स्केलेबिलिटी बड़ी हो सकती है। तो आगे देखना पड़ेगा अगले 3-4 साल में इन ग्रुप्स में क्या होता है, बट अभी तो रिलायंस में मेरा पॉजिटिव व्यू है। मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है बाजार में, जैसे कि आज बाजार थोड़ा सा गिरा है, तो रिलायंस कुड बी डेफिनेटली अ गुड बाय ऑन डिक्लाइन काइंड ऑफ काउंटर। बस कुछ ही क्षणों में ये एजीएम शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तर पे देख पाएंगे। स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे है, 2647 के लेवल पे पहुंचे। आज के दिन का लो 2578, स्ट्रॉन्ग मूव। और ये मुकेश अंबानी साहब रिलायंस की 45वीं एजीएम में आपके सामने, और ये बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं जिनको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। Ladies and gentlemen, good afternoon. Dear shareholders, namaskar. It is 2 p.m. and time to start the meeting. I welcome all of you to the 45th annual general meeting of the company. This meeting is held through video conferencing because of the prevailing situation. This is in compliance with the circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure that the shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting and vote. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. The requisite quorum is present, and therefore I call the meeting to order. Register of directors and key managerial personnel and their shareholding and register of contracts or arrangements in which directors are interested are available. This will remain accessible to the members for inspection electronically if they so desire. I wish to introduce, for the benefit of our new members, my colleagues on the board of our company. Shri Adil Zanul Bhai, Shri R.S. Gujral, Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al-Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Srimati Neeta M. Ambani, Shri Nikhil R. Meswani, Shri Hital R. Meswani, Shri P.M.S. Prasad, and Shri P.K. Kapil. All directors of the company are present at this meeting. Shri Alok Agarwal, Shri V. Shrikant, Chief Financial Officers, Srimati Savitri Parekh, Company Secretary, and Shri K. Sethuraman, and the representatives of our statutory auditors and secretarial auditor of the company are also present at this meeting. Ladies and gentlemen, notice dated August 6, 2022, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31st, 2022, has already been circulated to the members of the company electronically. With your permission,
I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2022 do not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer. Accordingly, the reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now, I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, Namaste. A very warm good afternoon to each and every one of you. It gives me great pleasure to welcome you to the 45th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited. Like the previous 2 years, this AGM is also hosted on a digital platform. The digital platform enables more shareholders from across the world to participate in the AGM. I miss the warmth and the bonhomie of our personal interactions. I sincerely hope that next year we will be able to switch to a hybrid mode which will combine the best of both physical and digital modes. Friends, 2 weeks ago, we celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75th anniversary of India's independence. Our visionary Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, in his most inspiring speech on August 15th, has given us a clear roadmap to make the next 25 years the most transformational in the history of our motherland. The Panch Pran, or the 5 imperatives he has articulated, will surely make India a developed nation by 2047. He has aptly described that the next 25 years is India's Amrit Kal, the era of elixir. Within the next one generation, India is set to achieve more than all the post so far. Friends, the world has almost fully overcome the COVID pandemic. This is heartening. However, there is uncertainty again due to heightened geopolitical tensions and global risks. There is severe economic stress in many parts of the world. Rising fuel, food, and fertilizer prices are impacting everyone in the world. High inflation and supply disruptions are triggering recessions. Amidst this global unpredictability, India stands tall as a beacon of growth and stability. The government's skillful management of the pandemic and the pragmatic approach in dealing with the ensuing economic challenges have helped India emerge stronger than before, wiser than before, and more resilient than before. I would like to congratulate our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, for his far-sighted leadership, and our Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, for her exemplary stewardship in navigating the Indian economy through a period of unprecedented challenges. The most profound lesson that the world has learned from the pandemic is greater the adversity, greater still is humanity's inner strength to conquer it, provided we care for each other. Friends, this prompts me to reiterate the core philosophy of Reliance, the philosophy of we care. We care for our employees and their families. We care for all our stakeholders, customers, shareholders, and partners. We care for India and all 1.4 billion Indians. We care for the planet and its people. It is the philosophy of doing good to do well. It is the philosophy to create greater value for others first. The ever-expanding circle of care enhances respect for Reliance globally and ensures its sustainable growth year after year, decade after decade, and generation after generation. Dear friends, let me now speak about the business and financial performance of your company in the year 2022. Reliance has continued to make all-around progress across its businesses. Our company became India's first corporate to cross
$100 billion in annual revenues. Reliance's consolidated revenues grew 47% to 7.93 lakh crores or $104.6 billion. Reliance's annual consolidated EBITDA crossed the crucial milestone of 1.25 lakh crores. And in true We Care spirit, Reliance Foundation continued to benefit millions of people across the country. Reliance not only set higher benchmarks of serving the community, but also created business value and societal value on an unparalleled scale. Reliance's exports grew a massive 75% to cross 250,000 crores. We accounted for nearly 8.4% of India's merchandise exports in the year, up from 6.8% last year. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance's contribution to the national exchequer by way of various direct and indirect taxes increased 38.8% to 188,012 crores. Reliance also set new records in creating jobs for Indians. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. Friends, let me start with our digital services business, Jio. Over the past year, Jio has further consolidated its position as India's #1 digital services provider. Today, we have 421 million mobile broadband subscribers on our 4G network, and they consume, on average, nearly 20 gigabits of broadband data every month, which is nearly double their consumption from the year before. Inspired by our dynamic Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji's Digital India initiative, our country has seen the emergence and scale up of multiple world-class national platforms, which have brought enormous benefits and ease of living to ordinary citizens, like Aadhaar, a common national identity for 1.3 billion Indians, like Jan Dhan, a self-service bank account that has brought financial inclusion to over 460 million unbanked Indians, especially women, like RuPay, an indigenous payment card network with over 630 million cardholders, and like UPI, one of the most accessible digital payment system with a monthly volume of over 6 billion transactions, like Ayushman Bharat, providing health coverage to over 500 million Indians. Another example is our Prime Minister's path-breaking Startup India initiative, under which India has launched over 73,000 new startups in the last 6 years. They have collectively attracted nearly $63 billion of investment and contributed to the creation of lakhs of new employment opportunities. And we have the example of how India has used digital connectivity and digital platforms to stay resilient even during the COVID-19 pandemic. With both humility and pride, I would like to state that all these phenomenal accomplishments became possible because Jio built a world-class 4G digital infrastructure at the right time with sufficient capacity and offered it most affordably to every Indian to take India to global leadership. Let me now talk about Jio's fixed line network. Jio's high quality, redundant, and always available fiber optic network is the information backbone that carries data traffic from every corner of India and connects it to the global internet. Today, Jio's pan-India fiber optic network is more than 11 lakh route kilometers in length, enough to go around the planet Earth more than 27 times. Over the past year, we also saw acceleration in the adoption of Jio Fiber, with 2 out of every 3 new customers choosing Jio Fiber. Jio Fiber is now the #1 FTTX service provider in India with over 7 million connected premises, a feat achieved in less than 2 years despite COVID lockdowns.
But despite strong growth, India still lags behind the rest of the world significantly in fixed broadband services. With about 20 million connections, India is ranked a lowly 138th in the world in fixed broadband adoption. Unlike in leading nations, the vast majority of our homes, offices, and businesses have been deprived of the power of fixed broadband and ubiquitous indoor Wi-Fi, and consequently, the power of modern digital tools. This has to change, and change fast. Jio will change this. We will enable India to be among the top 10 globally in fixed broadband adoption. Friends, today I want to announce the next leap forward that Jio is creating in digital connectivity, especially in fixed broadband, and that is Jio 5G services. Using 5G technology, we can now deliver breakthrough increases in broadband speed, network capacity, and number of connected users while dramatically reducing latency. With Jio 5G, we can achieve three simultaneous objectives. One, we can build on the success of Jio 4G by introducing an even more advanced version of our mobile broadband service. Two, we can accelerate the rollout of high quality, highly affordable fixed broadband services to hundreds of millions of locations in a very short period of time. And three, we can use this vastly expanded broadband availability to further stimulate the adoption of connected, intelligent solutions across all walks of life. Specifically, we can connect over 100 million homes with unparalleled digital experiences and smart home solutions. We can leapfrog tens of millions of small merchants and small businesses by empowering them with cutting-edge plug-and-play solutions delivered from the cloud. We can provide lakhs of medium businesses with the same digital capabilities that were historically available only to larger companies. We can accelerate the digital transformation of tens of thousands of our large enterprises and make them globally competitive. We can launch billions of smart sensors with connected intelligence that can power the Internet of Things and the fourth industrial revolution. With Jio 5G, we can connect everyone, every place, and everything with the highest quality and the most affordable services. In addition to meeting India's needs, we are confident of offering digital solutions to world markets. At Jio, we are energized by this vision. We are committed to make India the largest data-powered economy in the world, even ahead of China and the United States. Jio 5G will be the world's largest and most advanced 5G network. Most operators are deploying a version of 5G called non-standalone 5G, which is essentially a 5G radio signal that is delivered over their existing 4G infrastructure. This non-standalone approach is a hasty way to nominally claim a 5G launch, but this approach cannot deliver the breakthrough improvements in performance and capability that are truly possible with 5G. In sharp contrast, Jio will deploy the latest version of 5G called Standalone 5G, which has absolutely zero dependency on our 4G network. With Standalone 5G, Jio can deliver new and powerful services like low latency, massive machine-to-machine communication, 5G voice, edge computing, and network slicing. Jio 5G will be true 5G in every sense, and I believe that India deserves nothing less than true 5G. And through the recent auction conducted by the Department of Telecommunications, we have also acquired the largest and the most appropriate mix of wireless spectrum for 5G. And this gives Jio 5G a distinct competitive advantage. In addition to the 3,500 megahertz mid-band spectrum that is globally earmarked for 5G and the 26 gigahertz millimeter wave band
for ultra-high capacity, only Jio has the 700 megahertz low-band spectrum that is so very essential for deep indoor coverage. And we are able to seamlessly combine these frequencies into a single powerful data highway using an advanced technology called carrier aggregation. This threefold advantage of standalone 5G architecture, largest and best mix of spectrum, and carrier aggregation means that Jio 5G will be able to offer an unparalleled combination of coverage, capacity, quality, and affordability. We are working very closely with all leading global smartphone OEMs, and we have their commitment that they will support Jio's true 5G in India. I firmly believe that digital freedom is the birthright of every Indian. Therefore, 5G cannot remain an exclusive service available only to the privileged few or only to those in our largest cities. To build our pan-India true 5G network, we have committed a total investment of 2 lakh crore rupees. Jio has prepared an ambitious and the fastest ever 5G rollout plan for a country of our size. Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our country. We will use our combined wireless and wireline assets to blanket the 3.3 million square kilometers of India's landmass with fiber quality broadband, connecting even those parts of the country where thus far satellite technology was considered the only option for connectivity. Friends, we are able to pursue our disruptive ambitions because of the unique technology, research and development capabilities we have developed in Jio. As I mentioned in our earlier meetings, we have indigenously developed an end-to-end 5G stack, which is fully cloud native, software defined, digitally managed, with support of even advanced features like quantum security. This is 100% developed by our own over 2,000 young Jio engineers working tirelessly for the past 3 years. We have already deployed this made in India 5G stack in our network with sufficient capacity to serve hundreds of millions of users from day one. Furthermore, Jio 5G is uniquely positioned to offer private 5G solutions for Indian enterprises at owners' economics. Friends, let me now invite Akash and Kiran on stage, who will talk about some of the exciting experiences that will be possible with Jio 5G. Good afternoon, everyone. I am Akash Ambani. And I am Kiran. As we gear up to roll out Jio True 5G across India, let's take a look at a few interesting possibilities. Let's start with mobile broadband. Only Jio True 5G has the threefold advantage of standalone 5G architecture, broader spectrum, and advanced carrier aggregation technologies. Jio True 5G truly delivers breakthrough increases in broadband speed and dramatically lower latency. Let's see this in action with a speed test on Jio True 5G. Wow! We don't get 1 Gbps even on many of the fixed broadband networks in our country. Since 2016, Jio 4G has unleashed a tsunami of digital applications and rich digital content across India. Today, over 80% of the data consumed on Jio 4G is in video format. With Jio True 5G, mobile broadband will shift gears yet again, and we can enjoy even more video and immersive content. That too, consistently in ultra-high definition quality, no matter where you are. This also means that you will get a dramatically superior experience when you use your favorite video streaming and video calling mobile applications.
5G will not only enhance all your current mobile experiences, but will also create new and first-time experiences that will only be possible with 5G. For example, for the first time, the ultra-low latency of Jio True 5G will enable real-time applications like cloud gaming, even while you are on the move. And in the near future, it will also enable immersive experiences like augmented reality with GeoGlass and devices from many other partners. An even more exciting possibility of Jio 5G is ultra-high speed, fixed broadband. And since you get fiber-like speeds over the air without any wires, we are calling it Jio Air Fiber. With Jio Air Fiber, it is now really easy and really quick to connect your home or office to gigabit speed internet. We've developed a Jio Air Fiber home gateway, which is a wireless, simple, single device solution. Get it, plug it in, and turn it on. And that's it. You now have a personal Wi-Fi hotspot in your home which is connected to ultra-high speed internet using True 5G. And on top of that, because it's an end-to-end wireless solution, there are no wires coming into your home or creating a tangle inside. With such a simple process, literally hundreds of millions of homes and offices can be connected to ultra-high speed broadband, that too in a very short period of time. And India can once again be in the top 10 nations, even for fixed broadband. And the two-way interactivity enabled by Jio Air Fiber can create completely new and highly engaging experiences for the entire family, like interactive live content, cloud gaming, immersive shopping, and much more, with focus on continuously enhancing customer experience and privacy. For example, Reliance and Jio are bringing some of the best sporting events like IPL to viewers in India and abroad through our digital platforms. Let's take a look at how we might watch an interactive live IPL match in the very near future with Jio Air Fiber on a large screen. Instead of a traditional broadcast experience, the big difference you can see is that because of gigabit speeds of Jio Air Fiber, we can now deliver not just one video stream, but multiple video streams showing multiple camera angles at the same time live. That too in ultra high definition. And we can dynamically choose which camera angle we want to focus on while having a preview of multiple other live video streams simultaneously. This makes every sports game truly immersive, even better than a real match experience, and personalized to suit the preferences of each and every viewer. And that's not all. You can even have a watch party with your friends through live video calls no matter where they are in India. Almost like you're watching a match sitting together in the stadium. With Jio Air Fiber's ultra-low latency, things like multiplayer cloud gaming work even better on large screens within your home. This is exciting. Another possibility with Jio 5G is how it can save money for customers in unexpected ways. For example, let's take personal computers. Today, most homes have to buy a PC or a laptop and spend even more money to upgrade it every few years. Now, using Jio Air Fiber, customers can do away with all such expenses and opt to use a virtual PC that is hosted in the cloud. This is a concept that we call Jio Cloud PC. No large upfront investments, no upgrades, and you only pay to the extent you use the cloud PC, resulting in a super affordable way to bring the power of a PC, even multiple PCs, to every Indian home and business. This will be a game changer for every student, every gig worker, and every small business in our country, be it a pharmacy or a doctor's clinic, a grocer or a hotel, a consultant or a chartered accountant. Everyone can get an affordable computer through Jio Cloud PC and Jio Air Fiber. Even large enterprises can use this solution. Across the Reliance Group itself, we use a lot of computers, and we are now replacing most of these with Jio Cloud PCs. And talking of large enterprises, Jio 5G can also be used to create private 5G networks for large enterprises. When compared to traditional enterprise Wi-Fi networks, 5G networks provide better reliability, better coverage, better data security,
higher scalability, and lower cost, especially in demanding situations. Factories of the future and Industry 4.0, where reliability and performance are the topmost concerns, will be powered by private 5G working hand in hand with operational and information technology. For instance, we can use autonomous robotic vehicles to move goods in the demanding environment of a factory floor. And all these vehicles can be monitored and controlled in real time using geo-private 5G. Another interesting area is energy, which is a major operating cost for most industries. We'll now be able to continuously monitor the energy consumption of each and every equipment in any facility using smart sensors connected via 5G. And we can analyze this rich data using connected intelligence and optimize energy consumption and other operational parameters, thereby increasing efficiency, enhancing productivity, and reducing cost. Because every facility will now be a connected facility, we can monitor all aspects of our operations in real time, even when people are working from home. We're excited by the endless possibilities of Geo 5G and technology to serve humanity and to improve lives of hundreds of millions of our citizens. For example, take agriculture. Geo 5G connected drones can be used for spraying organic fertilizer on crops across the large tracts of farmland in a timely manner, thereby improving yield and reducing cost for our farmers. Or take healthcare. Ambulances equipped with tele-ICUs can reach patients faster, and doctors can use 5G connectivity to remotely monitor a patient's vitals in real time and to deliver critical care even while patients are in transit to an emergency room. This can result in millions of lives saved. Or take education. Providing quality education to the 250 million children of our country is a key development goal for India. Through Geo 5G, we can create the digital infrastructure for delivering high-quality educational content to every student and every classroom across our nation. Padhega India, to badhega India. Through 5G, we will now connect a larger number of end devices across multiple areas, just as we have demonstrated. The current 800 million connected internet devices will double to 1.5 billion connected internet devices within a year itself, with 5G getting rolled out in India. Very soon, we are opening a Geo 5G Experience Center in Mumbai for the public. We will showcase these and many more exciting use cases and possibilities of Geo 5G there for everyone to experience firsthand, even before they are launched in the market. We invite one and all to visit us and experience the magic of Geo True 5G. With that, let us now invite our chairman back on stage. Thanks, Akash and Kiran. Friends, we are also privileged to have some of the world's leading technology players as our strong partners in our Made in India 5G collaboration. We are excited to work with Meta in realizing our vision of bringing the benefits of immersive technology to everyone. We believe India's vibrant digital ecosystem can play a critical role in shaping the metaverse and bring new possibilities in education, healthcare, and commerce 4.0. We are working with Google to develop ultra-affordable 5G smartphones for India and to leverage the advanced capabilities of Google Cloud to offer Jio's private 5G stack and other 5G-enabled solutions to both domestic and global users at scale. We are partnering with Microsoft to expand the Azure ecosystem in India and to develop a vibrant ecosystem of cloud-enabled business applications and solutions, especially for small and medium businesses. We are working with Intel on technologies used in Jio's cloud-scale data centers and 5G edge locations and in infrastructure for cutting-edge applications like artificial intelligence. And we have well-established relations with leading global network technology providers like Ericsson, Nokia, Samsung, and Cisco. And today, I want to announce one more exciting partnership with Qualcomm, who is not only a global semiconductor
and communications technology major, but also one of our valued investors in Jio Platforms. To share a few words on this partnership, I have with me today my dear friend and the CEO of Qualcomm, Mr. Cristiano Amon. Thank you, Mukesh. I'm privileged to be speaking to all of you. The 5G spectrum auctions are behind us, and Reliance Jio is well positioned to drive digital transformation across all aspects of life in India, utilizing your excellent position in the 700 megahertz, 3500 megahertz, and 26 gigahertz spectrum. Jio plans for reaching 1,000 cities are ambitious, but I'm confident in its proven ability to execute. A great example was the paradigm-shifting 4G rollout in 2016. We worked together to deliver innovation at scale, including advanced LTE data services for devices used by consumers and micro enterprises across India. The results have been incredible. According to the GSMA, there has been a significant improvement in the urban-rural connectivity gap, and data consumption has been increasing steadily, making India one of the highest data consuming markets globally. With 5G's power to extend far beyond the smartphone, Jio is poised to take the success to the next level. When virtually every device can be reliably connected to the cloud, significant opportunities are unlocked, not only for Jio, but also for India consumers, industry, and enterprises, and even strategic government missions. To fully realize 5G's potential, Jio has spectrum bands that provide a well-balanced mix of capacity and coverage. Millimeter wave will be a critical component of Jio's high-performance 5G network. With its extreme capacity, multi-gigabit throughput, and ultra-low latency, it will enable fiber-like broadband through fixed wireless access, eliminating the need for fiber in inaccessible regions. When I met Honorable Prime Minister Modi last year, he spoke about accelerating advanced communication technologies for the socio-economic advancement of all Indians. Jio and Qualcomm are working to develop the right solutions to help achieve this goal. We're also excited to be working together on cloud-native, scalable, and flexible 5G infrastructure in both millimeter wave and sub-6 gigahertz to develop an ecosystem that can extend beyond India. Additionally, I was happy to learn about Reliance Jio's broader efforts in drones, robotics, automotive, Industry 4.0, and private networks. Reliance is one of the few companies that has the scale to take the solutions across industries and geographies. Our strategic relationship and complementary strengths, spanning sectors and industry verticals, will enable us to tackle this vast opportunity. As India celebrates 75 years of independence, with Jio, we're committed to developing the digital infrastructure that enables the success of citizens in business and achieves the new India envisioned by the Prime Minister. Paraphrasing Mukesh, 5G rollout is finally a top priority. Congratulations to the entire Reliance team and best wishes for another great year ahead. Thank you, Cristiano. I am confident that the solutions developed by Qualcomm and Jio, once proven in India, can be taken to the rest of the world. Jio 4G, Jio Fiber, and now Jio 5G are uniquely positioned to deliver the best quality, highest value digital connectivity solutions for our country. Likewise, Jio Platforms, our digital services arm, has been quietly building capabilities that span the entire digital solutions ecosystem. And we are deepening our expertise by attracting the best global talent across all key digital technologies like smart devices,
cloud and edge computing, big data, artificial intelligence, IoT, robotics, blockchain, and augmented reality. These capabilities are not just powering the breakthrough scaling of all our own businesses, but we are well poised to spearhead India's transformation into a leading digital society. India can lead the world with digital solutions that solve humanity's biggest problems today, like education, healthcare, agriculture, governance, and sustainable development. I will have a lot more to share about these opportunities next year. Our media business achieved its highest growth last year on the back of strong engagement, resulting in record subscriptions and advertising revenues. Our national channels, CNN News 18, CNBC TV 18, and News 18 India, are consistently ranked number one. Money Control is among the world's most popular subscription products. Our news brands are innovating with novel storytelling methods across platforms, building deeper relationship with audiences wherever they are and whatever device they use. Our entertainment arm, Viacom 18, consolidated its leadership position with a high decibel entry into sports, bagging the digital rights of IPL for 5 years. Along with key sporting rights in football, badminton, basketball, tennis, and now cricket, Viacom 18 is also aggressively investing in movie rights and original content for OTT. In news, entertainment, and sports, digital is a core and fast-growing theme as we prepare to embrace the 5G revolution. Our partnership with Bodhi Tree, James Murdoch, Uday Shankar, and Paramount Global will help Viacom 18 with additional talent bandwidth and enable us to create a world-class media and entertainment business. Dear shareholders, let me congratulate the entire leadership team at Retail on achieving a proud record of rupees 2 lakh crore turnover and EBITDA of 12,000 crores. Today, Reliance Retail is among the top 10 retailers in Asia. Reliance Retail's purpose is to serve millions of customers every day by providing them with unlimited choice, outstanding value proposition, superior quality, and unmatched shopping and delivery experience through our physical stores, merchant partner stores, digital, and omni-commerce platforms. Our business model also has Panch Pran, 5 imperatives. First, focus on enriching customer experience across digital and physical at each touch point using technology. Second, operationalizing and growing multiple channels to increase our reach to serve our customers across India, especially the underserved rural India. In this endeavor, our strategy is to integrate with millions of small merchants and provide them a platform to prosper. The aim is to bring them to become an integral part of the widest distribution portfolio across the country so that they can provide the same choices to their customers that are available in big cities. Third, deepen the categories that we operate in so that we can offer maximum choice on a continuous basis to our customers across all strata of the community. We will do this by investing in design, value, service, and experience to empower customers and make our customer experience better. Fourth, expand our product portfolio. We will partner and integrate with all brands, small producers, and MSMEs so that we can source from the widest range of quality products for our customers. We extend our product and design capability to MSMEs so that they can offer products of the highest quality across different price points and enhance the choice to customers. And fifth, strengthen our logistics and supply chain capabilities, establish a strong technology-enabled supply chain capable of moving products across geographies in India in the most efficient manner, eliminating inefficiencies and waste, pass on the benefits to our customer. I now invite Isha as the leader for the retail business to provide an update
on the retail business. Thank you, Chairman. It is my privilege to give you an update on the progress that Reliance Retail made last year. We served over 200 million registered customers, equal to the entire population of the UK, France, and Italy at Reliance Retail's physical stores and digital platforms. We welcomed 520 million walk-ins to our stores, a growth rate of 18% year-on-year, and 4.5 billion visits to our digital platforms, up by 2.3 times year-on-year. Our digital commerce platforms continued its growth, with average daily orders of nearly 6 lakh orders being delivered every day, an increase of 2.5 times over last year. Geomart, delivering in over 260 towns, was rated as India's #1 trusted brand for online groceries. Geomart works on a hyper-local delivery model and is India's largest deployment of an omni-channel capability. We opened over 2,500 stores in the year, and that takes our store count to over 15,000 stores and an operational area of 42 million square feet. We built an extensive supply chain network with modular design and best-in-class automation. We doubled our warehousing and fulfillment space to 670 million cubic feet, linking supply locations with demand centers across the country. We generated employment for more than 150,000 people during the year, taking our total employee base to over 360,000. We invested in acquisitions and partnerships during the year to enter new categories, strengthen our service capabilities, and extend our reach to new markets. We continue expanding our reach to more customers through the addition of store networks and merchant partners. We have accelerated our new commerce initiative, which is powered by the true spirit of inclusion. Since our launch 2 years ago, we have grown our merchant partner base to over 20 lakh partners. We add about 150,000 partners a month and are on course to partner with 1 crore merchants as we expand our presence to cover the entire country, serving over 7,500 towns and 5 lakh villages in the next 5 years. Our grocery business is the largest of its kind in the country, serving the daily needs of our customers through a network of nearly 2,500 stores, and also Geomart and Milk Basket as our digital commerce platforms. We launched Fresh Pick, a gourmet format, and rolled out 7-Eleven for on-the-go customers. During the year, we strengthened our own brand's presence by launching several new products across the categories of staples, home, personal care, and general merchandise. Further, we launched our WhatsApp Geomart partnership, which I would now like to demo to you. Let me now open my WhatsApp. To start your shopping experience, you can simply say hi to the Geomart SmartBot in WhatsApp, and Geomart will send you a link to get you started. I already have this link, so I'm going to click on it to get started. Immediately, we're transported from the usual chat interface of WhatsApp to a more visually engaging shopping experience. From here, you can browse the entire Geomart catalog, which is neatly organized into categories and subcategories. I want to buy something new. Let me add a dozen bananas to my shopping cart. An easier way to find the products that you want is to use the search option. Let me search for something. Aha, exactly what I wanted. Natural yogurt. Let me add this also to my cart. Now, let's look at the cart. You can see the dozen bananas and the yogurt. Let me now confirm my order. Since I'm a repeat customer, Geomart already knows my usual delivery address, and I can simply confirm. And now let me choose my payment method. I want to use WhatsApp Pay, but you can also use cash on delivery and other methods. Before I pay, I can once again verify my order. And since WhatsApp Pay is based on UPI, let me now enter my UPI security PIN. That's it. My order is now placed. I've also got my confirmation message, and as you can see, I was able to complete my entire shopping journey within WhatsApp itself, and that too within seconds. Of course, I will get updates on the order status until delivery. It was as simple as that.
Dear share owners, our consumer electronics business has the widest network of over 8,700 stores across 7,000 towns. It is supported by over 200 dedicated rescue service centers, India's largest product and brand agnostic support and service ecosystem. Our digital commerce platforms of Reliance Digital.in and Geomart provide a comprehensive omni-channel network, enabling us to deliver 93% of our online orders from our stores within 6 hours. We rolled out our Geomart digital initiative during the year. The platform enables small electronics merchants to sell the entire product portfolio of Reliance Retail on an assisted selling model, helping them deliver superior customer experience and growing their own income. We strengthened our own brands business through launching 600 new SKUs during the past year. These were across the categories of TVs, home, and electrical appliances. Our fashion and lifestyle business has the widest physical reach with nearly 4,000 stores in over 1,000 towns. Ajio, our integrated omni-channel platform, is one of the most loved fashion destinations with 80% of purchases from repeat customers. Ajio Business, our new commerce initiative, works with merchant partners across 3,500 towns, giving them access to a collection of over 8,000 regional and national brands, in addition to a wide portfolio of our own brands. Last year, we sold over 43 crore garments, which is enough to clothe the entire population of the US and Canada. Last year, we further strengthened our product portfolio by entering into categories like lingerie, saris, and home furnishing, and have quickly scaled to establish significant positions in each of them. Our strong design and sourcing ecosystem has enabled us to grow our own brands across apparel and footwear. Our own brands contribute to over 65% of overall revenues. Reliance Brands continues its journey of expanding its luxury and premium brands portfolio by bringing more global brands to Indian customers. We have acquired and partnered with some of India's top names in couture and fashion through a curation-led approach to better serve the luxury customer in India and internationally. A year ago, we made an entry into pharmacy retail with the acquisition of NetMeds. During the year, the business launched new commerce operations through NetMeds Wholesale and onboarded merchants across 1,900 towns. I'm excited to announce that this year we will launch our fast-moving consumer goods business. The objective of this business is to develop and deliver products that solve every Indian's daily needs with high-quality products at affordable pricing. As part of our commitment to India's rich culture and heritage, we will soon start marketing quality goods produced by tribals and other marginalized communities across India. This will not only provide these communities with gainful opportunities for employment and entrepreneurship, but also help preserve the incredibly rich talent, skill sets, and knowledge base of our traditional Indian artisans, especially women. Finally, on behalf of the entire retail team, I would like to end by reiterating our commitment to exponentially grow this business in the years to come. Thank you. Thank you, Isha. Dear shareholders, I am confident that Reliance Retail and its leadership team, led by Isha, would deliver exponential growth and become the largest segment within the group. I wish them all the very best. Dear shareholders, let me congratulate our oil and gas team for a spectacular turnaround, with production jumping 9 times and revenues crossing $1 billion. With 19 million standard cubic meters per day of production in ultra-deep water fields, KGD6 is contributing 20% of India's domestic gas production. With the MJ field commissioning, by end 2022, KGD6 would contribute nearly 30% of India's gas production and help meet India's growing demand,
leading to an import saving of nearly $9 billion per year. This is a major source of clean and affordable energy for India, particularly in times of a significant global energy crisis. Dear shareholders, our O2C business crossed rupees 5 lakh crore in annual revenues. The EBITDA of our O2C business crossed rupees 50,000 crores. We are committed to maximize oil to chemicals integration and convert our advantageous feedstock streams to value chemicals and materials. I'm pleased to share that over the next 5 years, we will invest rupees 75,000 crores and expand capacities in existing and new value chains. First, in the polyester value chain, we will build one of the world's largest single train PTA plant of 3 million tons per annum capacity at Dahej. We will also invest in 1 million ton a year PET plant at Dahej. Both PTA and PET will be targeted for completion by 2026. We will also reinvest in polyester filament yarn and polyester staple fiber. Polyester expansion with a capacity of over 1 million tons will be completed in phases by 2026. Second, in the vinyl chain, we will more than triple our existing capacity by adding world-scale plants at Dahej and Jamnagar in India and the UAE. We target to complete 1.5 million tons of feedstock integrated PVC expansion at Dahej and Jamnagar in phases by 2026. We will also add capacities to make EDC and PVC at Ruwais, UAE, as a part of the Taziz chemical zone. This will be in partnership with ADNOC and ADQ and targeted at fulfilling domestic demand of the region. With these expansions, Reliance will be amongst the top 5 producers of PVC globally. Third, consistent with our vision for new materials, we will build in phases India's first and one of the world's largest carbon fiber plants at Hazira with a capacity of 20,000 metric tons based on acrylonitrile feedstock. We will commence acrylonitrile production next year and aim to complete the first phase of the carbon fiber plant during 2025. We will further integrate our composite business with carbon fiber to produce carbon fiber composites. Besides other applications, carbon fiber composites are also used to meet the rapidly growing lightweighting requirements for mobility and renewable energy. Thus, carbon fiber promises to be a multi-decade growth engine for O2C. Friends, Reliance has championed the cause of sustainability through circular economy and is a leader in India's recycling of polyester and plastics. We will strengthen our leadership position in PET recycling by more than doubling our bottle recycling capacity to 5 billion bottles a year. I'm further pleased to share that our scientists have also developed pathways to produce biodegradable and compostable plastics to completely replace single-use plastics. Dear friends, Reliance has commenced its journey to become net carbon zero with a set of concrete actions. Let me present one such initiative being pursued towards replacing fossil fuels with renewable alternatives. We have extensively started consuming biomass as a fuel to produce green energy at scale. I am pleased to share that within a span of just 1 year, we have replaced almost 5% of energy consumption at Dahej and Hazira sites by green power and green steam. Within 1 year, the renewable energy consumption at Reliance jumped by 352%. I feel confident that such initiatives, coupled with transition to renewable power for our O2C assets, will accelerate our journey to become net carbon zero. Dear share owners, I now come to our new energy business, our newest growth engine, an engine driven by our We Care philosophy for our beautiful and bountiful planet. The advent of the Industrial Revolution about 250 years ago triggered a continuous wave of economic growth across the world. But this growth has come
at a great cost to our environment. Climate change has endangered the very future of both human life and every other form of life. Clearly, this model of growth is no more sustainable. Fortunately, technological breakthroughs have offered a reliable promise and a massive opportunity to mitigate this danger. I have always believed that businesses, especially large businesses, have a responsibility to solve the biggest and the most complex problems facing humanity. It is out of this sense of responsibility towards Mother Earth that we launched our new energy business last year. Decarbonizing the global economy will require multi-decades of investments in green and clean energy to the tune of US dollars 5 trillion per year globally. This also offers unprecedented opportunities for multi-decade growth. The sheer magnitude of this responsibility has made our new energy business far more ambitious, far more transformational, and far more global in scope than anything that Reliance has ever done before. Friends, I'm happy to share that we have made rapid progress. We have laid a strong foundation to realize our vision. We are well on our way to create a manufacturing ecosystem which will be fully integrated with secure and self-sufficient supply chains. It will be backed by world-class talent and capabilities built on the pillars of technological innovation through strategic partnerships. It will deliver modular, at scale, affordable, and the most modern green energy manufacturing business based in India for India and the world. These capabilities will enable us to replicate our success with our partners globally. Friends, last year I had announced setting up of the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex in Jamnagar. The work done so far has reaffirmed my conviction in solar energy and has provided further impetus to our investment thesis to establish 4 gigafactories. First, for photovoltaic panels. Second, for energy storage. Third, for green hydrogen. And fourth, for the fuel cell system. Today, I would like to announce our new gigafactory for power electronics. One of the key components linking the entire value chain of green energy is affordable and reliable power electronics. We are building significant capabilities in design and manufacture of power electronics and software systems, integrating with our capabilities of telecommunications, cloud computing, and IoT platforms. We will build this through partnerships with leading global players to provide most affordable solutions, meeting global standards of performance, safety, and reliability. In addition to solar energy, we are also actively progressing on bioenergy, offshore wind, and other non-conventional forms of renewable energy, and will continue to expand our manufacturing ecosystem. Let me further elaborate on progress made in building our manufacturing ecosystem. We have invested and partnered with leading companies globally in solar, battery, and electrolyzers. With each of these partnerships, we gained access to unique technology and know-how, and an eager and vibrant talent pool ready to disrupt the world. For solar PV manufacturing, we have acquired a 100% stake in REC Solar. REC brings 25 years of commitment to solar industry. It is a global leader in solar manufacturing, providing highest efficiency solar panels with heterojunction technology. It is a recipient of the prestigious Intersolar Award 2022, akin to the Oscars in the solar world, and has 1,400 plus employees, globally spearheading innovation and manufacturing excellence. It has sold over 40 million panels till date for every application
including for rooftop markets in US, Europe, and Australia. REC is expanding its current 1.2 gigawatt annual module capacity to 1.8 gigawatts in Singapore. The technology for solar PV is constantly evolving. We have a defined improvement roadmap to stay ahead, targeting to increase the 8JT module efficiency to 26% by 2026 from the current 23% and further improving it to 28% through innovations like perovskite tandem cell technology. We also aim to extend the life of the PV modules from 25 to 50 years. Our 10 gigawatt solar PV cell and module factory at Jamnagar, based on REC technology, will commence production by 2024. And we are targeting to scale up to 20 gigawatt annual capacity in a phased manner by 2026. This will be the first of its kind of quartz to module facility globally, from quartz to metallurgical silicon to polysilicon to ingots and wafers, and integrated with cell and modules. Further, we will invest in glass and POE film manufacturing, both having natural synergies with our chemicals and materials businesses. This will provide supply security, unparalleled cost advantage, and ability to capture chain margins with maximum recycling. We will continue to strive for manufacturing excellence and innovation through our technological collaborations and partnerships with leading startups globally. Friends, as I talked about it last year, we see batteries as an integral part for providing long-duration energy storage for grid-scale renewable energy. They are also critical to promote green mobility and stationary applications for residential and commercial use. This has further reinforced our ambition to create an end-to-end battery ecosystem from battery materials to cell manufacturing, leading up to packs and battery management systems to deliver safe and reliable batteries with high energy density and fast charging capabilities. We have formed a strategic partnership with Lithium Works, Faradion, and Ambri, each of them being an industry disruptor with superior chemistry leading to better performance, and most importantly, with less or minimal dependence on noble metals, ensuring supply security of raw materials. Lithium Works provides an integrated portfolio of high-performance LFP solutions with a unique history of 30+ years of battery experience and innovation. Faradion, with its globally leading sodium-ion battery chemistry, provides us with a further opportunity to disrupt the battery markets. Ambri is a world leader in long-duration energy storage solutions based on liquid metal technology built for grid applications with 20+ years of lifespan with minimal fade. Our deep understanding and knowledge of chemistry and materials will add to our competitive advantage in setting up our world-class battery manufacturing facility. We aim to start production of battery packs by 2023 and scale up to a fully integrated 5 gigawatt hour annual cell to pack manufacturing facility by 2024 and further scale up to 50 gigawatt hour of annual capacity by 2027. My dear shareholders, Reliance is not new to hydrogen and is one of the largest producers of grey hydrogen globally. We have partnered with Stytecell to closely collaborate in accelerating cost reduction and commercialization of their pressurized alkaline electrolyzer technology. In addition, we are in advanced discussion to partner with other leading electrolyzer technology players globally to set up giga-scale electrolyzer manufacturing facility at Jamnagar. We will complement our partners' technological innovation in stack manufacturing
with our engineering skills, operations skills, long-standing experience in efficient seawater desalination, digital twin expertise, and indigenized balance of plant with a singular aim to deliver green hydrogen at the lowest cost. We aim to progressively commence transition from gray hydrogen to green hydrogen by 2025 after proving our cost and performance targets. As I briefed earlier, Reliance is actively working on bioenergy. We are one of the largest users of agro waste as a fuel to meet our captive energy needs, and we aim to build on this further through use of newer and emerging technologies and innovation. I am happy to inform you that Reliance has inaugurated phase 1 of its Bioenergy Technology Center at Jamnagar on 15th August 2022. I will further update you on the progress in this area in the coming years. Dear shareholders, our captive requirements across businesses provide us with a large baseload demand to support our plans to set up giga-scale manufacturing and to accelerate our commitment to invest 75,000 crores towards establishing a fully integrated new energy manufacturing ecosystem in Jamnagar. We will also be establishing a 20 gigawatt of solar energy generation capacity by 2025. This will be entirely consumed for our captive needs of RTC power and intermittent energy for green hydrogen. Once proven at scale, we are prepared to double the investment to scale up our manufacturing ecosystem. As always, we will develop our new energy business by getting our first principles right, and we believe that we have all the right ingredients in place. First, we have over 2,500 scientists, engineers, and professionals working passionately to deliver our new energy vision, and we aim to expand it tenfold in the next few years. Second, we are expanding our partnership with the world's leading startups and academic institutions to collaborate and innovate for future. Third, our large captive requirements across our businesses enable us to scale rapidly. Fourth, in collaboration with global EPC players, we will repurpose our proven capabilities in project management and combine physical and digital technologies to deliver lowest cost of green energy. Fifth, our new energy business model will be modular and replicable across the globe. As a result of these combined strengths, our new energy business will help India become a net exporter of green energy. It will also strengthen indigenous R&D base and make India a reservoir of intellectual property. Most importantly, Reliance aspires to make India a world leader in new energy manufacturing and a credible alternative to China. Of course, we have a long way to go, but we are approaching this business with utmost sincerity, dedication, commitment, and focus. The work done over the past 1 year gives me immense confidence that we will make this ambition a reality in the shortest possible time. India's transition, as also the world's transition from fossil fuels to renewables, will provide Reliance with an opportunity for continuous hyper growth over many decades. Our Reliance Foundation continues to do outstanding work on all their focus areas. May I now invite Isha Ambani to update us on the plans of the foundation. Thank you, Chairman. Dear shareholders, I would now like to share Reliance Foundation's impact and plans. Under the leadership of my mother, Srimati Neeta Ambani, Reliance Foundation has carried out a range of activities in addition to our extensive COVID relief initiatives. This past year, Reliance Foundation touched the lives of over 63 million people across 60,000 villages and urban locations across India. In rural transformation,
we have helped over 14.5 million people earn better livelihoods and lead better lives. In disaster management, our teams provided support to over 1 million people in overcoming 47 natural disasters across 19 states and 3 union territories. In healthcare, Sir H.N. Reliance Foundation Hospital has earned the reputation as one of the best healthcare institutions in the world. And we have accelerated the rollout of our remote health consultations. In education, in addition to continuing our focus in the various programs and initiatives, I'm happy to share the launch of 2 new institutions. Geo Institute has commenced academic sessions this year. We welcomed the first batch of 120 students last month for postgraduate programs in artificial intelligence, data science, and digital marketing. And we will launch the Nita Mukesh Ambani Junior School as an expansion to the Dhirubhai Ambani International School this year. This year, we will also be scaling up our efforts to support early childhood care and education to benefit millions of children, especially from underprivileged communities. We are partnering with international organizations to address learning losses in the foundational literacy and numeracy amongst children due to the pandemic. And we are partnering with global and Indian organizations in women empowerment to empower 10 lakh women entrepreneurs in rural communities in 3 years, and additionally to create new solutions for digital inclusion for over 3 lakh women. Sports continues to be a key focus area for us. Through our Education and Sports for All program, we have so far touched the lives of 21.5 million children and youth in India. Reliance Foundation recently partnered with the Indian Olympic Association to support our athletes at the Olympic Games, Commonwealth Games, Asian Games, and National Games. It is very exciting that through this partnership, we will be hosting the first ever India House at the upcoming Paris 2024 Olympics. This will be a great opportunity to showcase India's immense talent, potential, and aspiration to the Olympic world. We are working on a 10-year blueprint for our foundation that will be bigger and more impactful, and will share the plans with you in the coming year. I would once again like to thank my mother for her dedication and energizing leadership to the entire team at the Reliance Foundation. Thank you. Thank you, Isha. At Reliance, business and philanthropy go hand in hand. Both are inspired by the same we care philosophy to improve the lives of our people so that no Indian is left behind. All my most valued stakeholders, I shall conclude with something that is very close to my heart and is absolutely critical for the ever expanding growth of Reliance in the decades to come. Reliance began its journey as a listed company 45 years ago. It was small, very small when it was born. A single room office with just 2 tables and a shared landline phone in a crowded marketplace in old Mumbai. And our founder and my father, Sri Dhirubhai Ambani, had a mighty big vision and soaring ambition. Also, an indomitable willpower to translate his vision into action, surmounting the stiffest of obstacles that came his way. Today, Reliance has grown into one of the world's largest and most valuable business enterprises. Indeed, it has become the pride of India as a national institution. But I would like everyone in our Reliance family to always remember 2 things. One, even when Reliance becomes much bigger in the future, which it surely will, it will always carry our founders' pioneering spirit. 2, even when Reliance further expands its global footprint in the future, which it surely will, it will retain its Indian soul and its proud Indian identity.
patriotism inspires and energizes everything we do every single day in Reliance. Dear friends, it has been my personal privilege to have attended every single AGM of Reliance in the past 45 years. This year, 2022, is a happy milestone in my 45-year-long association with Reliance. I complete 2 decades of serving your company as its chairman. All of Reliance's achievements have been on account of the fabulous team of leaders and professionals I have been fortunate to work with. I remain forever grateful to each and every one of them. When my senior colleagues and I look back, Reliance's story reads like an unputdownable book with never-ending chapters of success. Every decade, every year, new chapters of achievements are getting added. We have collectively succeeded in growing Reliance from strength to greater strength only because each one of us in the leadership team have internalized the founder's mindset. What do I mean by the founder's mindset? It means working incessantly to preserve and further enrich the purpose, philosophy, and passion of Dhirubhai Ambani. I would like to state this philosophy in terms of 10 principles of building our unique leadership capital now and in the future. First, people capital. Reliance's greatest strength is our human assets, not just our financial assets. The greatest value creators are brains, not machines. Second, technology and innovation capital. In this age of exponential change, mastering latest technology is not an option. It is an imperative for survival and disruptive growth. Third, capability capital. Reliance judges its leaders by their expertise to plan, execute, review, and improve. Indeed, New India needs leaders whose capability must always exceed the complexity of the problem they are expected to solve. Fourth, achievement capital. Reliance rewards and honors overachievers, but aiming low is not acceptable. Fifth, relationship capital. We fully understand that people are not robots and money is not the sole motivation that drives them to deliver peak performance. Healthy interpersonal relations create happy organizations. Sixth, trust capital. Reliance places highest value on trustworthy people. For organizations as well as individuals, there is no better way to earn respect than to be trustworthy. Seventh, cooperation capital. This means 1 + 1 becomes 11. When people cooperate and teams collaborate, it's an integral part of our SOP. Eighth, empathy capital. The world is increasingly coming around to realize that powers of the heart are superior to powers of a cold, rational mind. Compassionate capitalism needs compassionate leaders. Ninth, integrity capital. Honesty and uprightness are non-negotiable principles at Reliance. And 10th, community engagement capital. Lastly, we recognize that serving the community that supports and sustains us is our corporate moral responsibility, not just a legal corporate social responsibility. These are the 10 tenets of leadership building in Reliance. By scrupulously following these 10 tenets, we have nurtured Reliance's unique institutional culture. It's because of this institutional culture that Reliance has so far been a super success. Maintaining this institutional culture to achieve perpetual growth is the most challenging task before our existing and tomorrow's leadership team. Dear shareholders, we are living in an era of technological breakthroughs at an unprecedented pace. For businesses that are agile and disruptive, this era offers unimaginable opportunities for growth and value creation. Others
will become stagnant and get left behind. We have to be future focused with a firm resolve to make the future much brighter than our present and the past. That is why we must continually strengthen the culture and the foundation of our institution. But there is also another equally important reason which is compelling us to do so with utmost priority. With the completion of 75 years of freedom, our country will begin its march into the future with bolder and more confident steps. New India is poised to become one of the top 3 economies in the world with a size that can be 4 or 5 times bigger in the next few decades. It is not a question of if, but when. India's rising prosperity will create almost limitless multi-decade growth opportunities for Reliance. Simultaneously, the developmental aspirations of 1.4 billion Indians are surging explosively. They want to live in a more inclusive India, a more equal India, in short, a better India. As a result of these two phenomena, New India will make ever higher demands on Reliance, indeed, on all big businesses. Reliance must quickly and vastly increase its contribution to the prosperity of India and the well being of all Indians. Therefore, aware of this enormous responsibility, are going to give our very best over the coming years to enrich Reliance's leadership capital and institutional culture. We are creating an operating model for all our businesses that will create value in perpetuity. Dear shareholders, at a time when a bright future is beckoning Reliance, what gives me optimism about ability to realize our dreams is our huge reservoir of young, dynamic, and best-in-class talent. Our next generation leaders are taking over the reins confidently across businesses, verticals, and horizontals. Akash and Isha have assumed leadership roles in Geo and Retail. They have been passionately involved in our consumer business since its inception. Anand has also joined in our new energy business with great zeal. In fact, he is spending most of his time in Jamnagar. All three have fully inherited our founder's mindset. They are first among equals in a young team of leaders and professionals who are already doing amazing things at Reliance. My leadership team is also empowering our next-gen leaders by giving them a larger canvas to work on and greater responsibilities to fulfill. Of course, all of them are being mentored on a daily basis by our senior leaders, including myself and the board of directors. And let me add here that Reliance is forever hungry for top-notch talent from India and around the world. We invite them with an assurance that they will enjoy the finest work environment in the world so that they can develop their innate potential in an unconstrained way. We already have professionals representing over 60 nationalities, and this pool of young talent will become even larger and deeper as our businesses become bigger and more global. All our next-gen leaders are determined, focused, and brimming with fresh ideas and creativity. They think big and they think fast. They have the courage to dream as well as the ability to execute. And above all, they have humility, empathy, and they care. When I see them, I see Dhirubhai Ambani's pioneering spirit in action. I feel supremely confident that tomorrow's Reliance will have a better army of leaders, as should happen in any dynamic organization that empowers its young leaders. Together, they will script newer and more exciting chapters to Reliance's never-ending book of achievements. I now call upon you to extend your blessings and best wishes to all of the hundreds of young leaders of Reliance, including Isha, Akash, and Anand. Dear stakeholders, I have always believed
that the interests of an institution must always override those of any individual or family. Keeping this in mind, we will create a robust architecture for tomorrow's Reliance to ensure that it remains a united and well-integrated institution, even as we develop our existing businesses and add new growth engines. This architecture will maximize the synergies among all our existing and new businesses. We have already put in place a fail-safe governance system to ensure accountability at all levels. We will keep on improving this system on a continuous basis to protect the interest of all our stakeholders. Even as I continue to provide hands-on leadership to your company as before, my existing team of leaders and I, along with our board of directors, shall dedicate ourselves to making the institutional culture of Reliance more robust, more resilient, more purpose-driven, and truly future-ready. And so that in the near term, Reliance more than doubles its value by the end of its golden decade in 2027, and thereafter continues to grow ever more rapidly. This is my solemn commitment to all of you, and I would like you to judge me and my existing and new leadership team by our performance. In this noble mission of Reliance to serve India and humanity, I seek Lord Krishna's blessings and your continued support. I would like to thank the central and the state governments, shareholders, investors, joint venture partners, lenders, suppliers, and customers for their consistent and resolute support. I thank all my colleagues on the board for their oversight in this crucial phase of our growth and their support and immense encouragement. I have special words to acknowledge the collective efforts of the entire Reliance team working tirelessly to create and sustain a world-class enterprise. Thank you. रिलायंस की 45वीं एजीएम आप मुकेश अंबानी साहब को सुन रहे थे और बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट जो उन्होंने की। हालांकि ये सब एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुरुआत तो उन्होंने की रिलायंस की उपलब्धियों के साथ कि इस साल यानी फिस्कल ईयर 2022 में उन्होंने क्या उपलब्धियां पाई हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। उन्होंने ये बोला कि $100 बिलियन की रेवेन्यू वाली पहली कंपनी बनती हुई नजर आई है। बहुत बड़ी एंटिटी है, $100 अरब की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा रेवेन्यू उन्होंने हासिल किया है। रिलायंस पहली कंपनी बनी है। कामकाजी मुनाफा 1,25,000 करोड़ का है। 75% ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में उन्होंने पाया है FY22 में। लार्जेस्ट टैक्स पेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये तमाम जो चीजें थी उपलब्धियों के तौर पे उन्होंने इस एजीएम में बताई। उसके बाद वो हर सेगमेंट के ऊपर आ गए, लेकिन जो प्राथमिकता दी गई वो जियो को, डिजिटल बिजनेस को दी गई और उन्होंने बहुत समय अपने एजीएम का डिजिटल बिजनेस के ऊपर ही बोला है, जियो 5G एक्सपेंशन के ऊपर बोला है। तो ये तो कहीं ना कहीं रिलायंस का प्राथमिकता है कि इस बिजनेस को बढ़ाया जाए। डिजिटल कारोबार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत जोर है। उसके बाद आया रिटेल की बारी। ईशा अंबानी के हाथ है कमान और रिटेल बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स जो हैं जो वो कर रहे हैं उसी के ऊपर बात की गई। ईशा अंबानी ने ये स्पष्ट किया। ऑयल टू केमिकल बिजनेस, उसके बाद ग्रीन एनर्जी, न्यू एनर्जी बिजनेस और साथ साथ बैटरी इकोसिस्टम लगाने की बात की गई। लेकिन जाते जाते जो तस्वीर आपने BIZ तक पे देखी उसने पूरी ही एजीएम को समराइज कर दिया। और वो जो हम बात कर रहे थे वो था ये कि लीडरशिप, नई जनरेशन के हाथ में कमान कैसे संभाली दे रहे हैं मुकेश अंबानी। और उसमें साफ तौर पे स्पष्ट हो गया, सिर्फ एक ही तस्वीर ने स्पष्ट कर दिया कि आकाश अंबानी को जियो की कमान दी जाएगी, ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल की कमान दी जाएगी और अनंत अंबानी को न्यू एनर्जी बिजनेस की कमान दी जाएगी। हालांकि मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि वो नए टैलेंट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज हमेशा वो आगे रहती है। उनकी भूख है कि जो नया टैलेंट है वो उनको ज्वाइन करे और वो उसकी तलाश करते रहते हैं। लेकिन जो लीडरशिप रोल है वो आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी, इनके 3 अलग बिजनेस वर्टिकल्स को संभालते हुए नजर आएंगे। और वो धीरे धीरे करके एज प्रोग्रेशन धीरे धीरे करके उनको ये कार्यभार जो है वो सौंप दिया जाएगा। उन्होंने सभी स्टेक होल्डर से ब्लेसिंग्स भी मांगी है नए जनरेशन के लीडर्स के लिए। मेरे साथ रौनक मुंद्रा जी इस समय ज्वाइन कर रहे हैं, फाउंडर हैं www.pileofwealth.com से। रौनक जी नमस्कार, स्वागत है आपका BIZ तक पे। सर, सबसे पहले तो क्या कुछ आपने इसमें रीड किया रिलायंस की 45th एजीएम में, और क्या कुछ अनाउंसमेंट्स थी जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लगी, जो कि अब डिफाइन कर सकती हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का भविष्य क्या होगा?
तो काफ़ी चीज़ें इनलाइन ही थी इनकी एजीएम की, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार के एजीएम में दो खास बात जो एक उभर के आई है। एक तो ये है कि ग्रोथ फोकस इन्होंने काफ़ी रखा है तीनों ही सेगमेंट में। ऑब्वियसली क्लीन एनर्जी में थोड़ा टाइम है, बट जियो को लेके और रिटेल को लेके सेगमेंट में काफ़ी क्लैरिटी है, और ग्रोथ चेस करने की जो बात उन्होंने की है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसी से रेवेन्यूज बढ़ेंगे और आपके मार्जिन और प्रॉफिट, और उसी से मार्केट कैप भी रिलायंस का यहाँ से बढ़ते हुए दिखेगा। और 5G का उन्होंने जिस तरह से पॉइंटर्स भी बताए कि किस तरह से 5G को हम आने वाले टाइम में किस तरह से उसका लिवरेज उठा सकते हैं, बेस्ट सर्विसेज क्लाइंट को दे सकते हैं, और उसी से एक काफ़ी अच्छा उमदा परफॉर्मेंस नॉट ओनली फ्रॉम अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एवरी स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, सबके लिए एक पॉजिटिव पॉइंटर बन जाएगा जियो आने वाले टाइम के लिए। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने रिटेल पे जो खासा ध्यान दिया है, ऑब्वियसली काफी अच्छा काम कर रही है रिटेल सेगमेंट में, बट मेरे को इस बार के एजीएम से ऐसा लग रहा है कि रिटेल को अब फोकस ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जियो को संभालने में लगा हुआ था टाइम और पॉइंटर्स, उसके साथ साथ अब ये इस बार जिस हिसाब से इन्होंने रिटेल की बातें भी करी है वो काफी अच्छी थी। और उसी से मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों सेगमेंट में ग्रोथ की बात उन्होंने काफी करी है। और जो कैश फ्लो वाला बिजनेस है ऑयल, वो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ इन्होंने अब ग्रीन एनर्जी, गीगा फैक्ट्री और ये सारी जो चीजें पाइपलाइन में लाई है, तो वो भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप कोई नई चीज लाने के लिए आपको ऑब्वियसली कैश फ्लो भी मेंटेन करना पड़ेगा, और लिवरेज नहीं ज्यादा लेके अगर आप बिजनेस का आरओई मेंटेन करके अगर आप शेयर होल्डर्स को भी वैल्यू क्रिएट करके देते हो, तो उसी से रिलायंस का मार्केट कैप यहाँ से 2 गुना 3 गुना होने की चेष्टा रखेगा। बट जो इनिशिएटिव्स की बात करी है, ऑब्वियसली वो फ्यूचर आउटलुक भी काफी क्लियर है, बट मोर इम्पोर्टेंटली मेरे हिसाब से तो इस बार की एजीएम ग्रोथ फोकस्ड एजीएम है, जो बहुत ही अच्छी चीज मैं समझता हूँ कि रिलायंस से अब यहाँ से आप देखोगे कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगा। मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ इस समय आलोक जोशी जी जुड़े हैं और सब दर्शक इंतजार कर रहे थे कि आलोक जोशी जी कब ज्वाइन करते हैं रिलायंस की एजीएम के बाद। तो आलोक सर नमस्ते, बहुत ही स्वागत है आपका अब तक की इस चर्चा पे। पहले तो सर सवाल यही होगा कि मैं शुरुआत से शुरू करूं, रिलायंस की जो एजीएम स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने अपने बिजनेस की उपलब्धियां गिनवानी शुरू करी, या फिर बिल्कुल एंड में जब वो जो तस्वीर आई थी जिसमें उन्होंने न्यू लीडरशिप के ऊपर डिफाइन कर दिया कि आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी के नाम अलग अलग कारोबार जो डिफाइन कर रही थी वो तस्वीर, मेरे को तो लग रहा था वही एक समरी है जो आज के एजीएम में बहुत हाईलाइट है। तो आप कैसे देखते हो इस एजीएम को सर? देखिए, वो जो आप तस्वीर की बात कर रहे हैं, ये तस्वीर हमारे आपके सामने पहले से थी, क्योंकि ये तो बात पहले बताई जा चुकी है कि ये 3 कारोबार इस तरह से इनके हाथों में होंगे। आज लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद मुकेश भाई अपने सक्सेशन प्लान को कुछ और क्लैरिटी देंगे, सामने रखेंगे कि क्या होने जा रहा है। एक और उम्मीद बड़ी थी कि क्या रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के आईपीओ का अनाउंसमेंट आ सकता है, या उसकी टाइमलाइन, कोई एक रोल आउट प्लान क्या है। रिलायंस के डीमर्जर की जो चर्चा है बाजार में बहुत समय से है, उसकी खबर आएगी। तो ये वाले जो सवाल हैं, इन पर जवाब नहीं आए हैं। लेकिन जो ऐलान उन्होंने किए हैं, मोटे तौर पे आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड लाइंस पे है सब कुछ। लेकिन जो बड़े ऐलान किए हैं, उनमें एक उनका जो 5G नेटवर्क लॉन्च दिवाली के दिन कर देंगे, ये एक बड़ी बात है। और 2023 के अंत तक पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाएगा जियो 5G। और इसके अलावा जो चीज़, जो एयर फाइबर नाम की चीज़ वो लाए हैं, वो मुझे लगता है कि कितना रिलायंस को फ़ायदा पहुँचाएगा, इससे ज़्यादा वो कितना जो हार्डवेयर बनाने वाले हैं, जो लैपटॉप बनाते हैं, पीसी बनाते हैं, इन कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, अगर जिस तरह की बात ये कह रहे हैं वो सामने आ जाएगी कि आपके घर में आपको अपना पीसी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। यानी मोटे तौर पे वहाँ जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि आप अपने टीवी से ही अपना काम चला लेंगे, या आपकी जो मोबाइल डिवाइस है, केवल एक टैबलेट हो, या एक ऐसा जो जिस तरह के पीसी लैपटॉप को पहले हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते थे, जिसमें स्टोरेज वगैरह नहीं होती थी, केवल कनेक्टिविटी होती थी। उस तरह की एक डिवाइस लेके आप बैठ जाएँगे और आपका सब कुछ काम पीछे हो जाएगा। और ये हमारे आपके यानी पर्सनल इस्तेमाल से ज़्यादा वो छोटी कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं जो छोटे कारोबारी हैं, वो अपना पूरा नेटवर्क हमारे ऊपर खड़ा कर सकते हैं। आप इस एयर फाइबर के भरोसे अपना पूरा नेटवर्क खड़ा कर लेंगे। 5G फ़ोन जो उनका आना है गूगल के साथ, वो भी क्योंकि अब लगता है वो डिले हो गया है। जितना वक़्त उसको
जिस वक्त आ जाना चाहिए था, जिस तेजी से काम करने के लिए मुकेश अंबानी मशहूर हैं, उस स्पीड पे वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन कब आएगा? जब आएगा सामने तब उस पे बात होगी। दूसरी तरफ आप रिटेल में देखें तो वहां एक बड़ा अनाउंसमेंट है, एफएमसीजी का अपना बिजनेस शुरू करने का अनाउंसमेंट। जी। अभी तक हम रिटेल को यूं देख रहे हैं कि ठीक है, हाउस ब्रांड्स होते हैं हर रिटेल कारोबार के, इनके भी होंगे, लेकिन अपना एफएमसीजी का काम शुरू करेंगे, इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा ब्रांड बनाएंगे जो बाजार में चलेगा। और इससे तमाम अब आईटीसी के लिए, अडानी के लिए, इनके लिए थोड़ी चिंता का विषय, एचयूएल के लिए फिक्र का विषय होना चाहिए। क्योंकि अब आपको ये लग रहा है, देखिए उधर अडानी जी ने एक 5G में स्पेक्ट्रम लिया, कहा उन्होंने कि हम अपना नेटवर्क प्राइवेट बना रहे हैं, अपने कंजम्पशन के लिए उसका कारोबार में इस्तेमाल होना है। यहां ये एफएमसीजी में एंटर कर गए जो उनका स्पेस है। तो एक तरह से आप रिलायंस के बारे में तो कह सकते हैं कि कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते, तो कौन सी चीज है जिसको वो न करें। और इसी तरह सामने अडानी है। तो एक मुझे लगता है मुकाबले वाला मसला यहाँ खड़ा होगा, कब होगा, कितना होगा पता नहीं है, लेकिन ये मुझे सिग्निफिकेंट चीज यहाँ दिख रही है। बाकी आकाश को जियो का कारोबार और ईशा को रिटेल का कारोबार इस तरह सौंपा जाएगा या सौंपा जा रहा है, जा चुका है, इसमें किसी को कोई शक नहीं था। पिछली एजीएम में भी हम आकाश को और ईशा को सामने आके बात करते हुए देखते रहे हैं। लेकिन जो O2C बिजनेस है और जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, इसको किस तरह से अनंत अंबानी को सौंपा जाएगा, कैसे हैंड होल्डिंग होगी। क्योंकि आप आकाश के साथ किरण को देखते हैं, जब पिछली बार भी वो आकाश के साथ किरण आए थे, ईशा अकेली आती हैं, इसका अर्थ है कि वो अपने कारोबार को कुछ ज्यादा या तो कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रही हैं, या उसमें टेक्निकल पार्ट इतना कम है कि उनको उसमें किसी साथ में सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आकाश के साथ किरण जरूर होते हैं, या किरण की भूमिका ऐसी है जैसे एक समय आप इनके ईएनपी प्रोग्राम में पीएमएस प्रसाद की भूमिका देखते थे, वो ईएनपी के हेड होते थे, तो वो बाद में आके कंपनी के डायरेक्टर बने। कुछ ऐसे पिलर्स होते हैं अपने कारोबार में जिनको आपको बगल में खड़ा करके वो हैसियत देनी होती है, तो शायद वो दी जा रही है। और या फिर वो इतना ज्यादा हाईटेक काम है कि उसमें साथ में वैसा आदमी हमेशा होना जरूरी है जो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। ये मुझे मोटे तौर पे दिख रहा है। दूसरा, बाजार कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ये देखना आज संभव नहीं था। बाजार जितना जबरदस्त झटका आज खाया हुआ है, उसके बीच में ये शेयर काफी देर तक, आधी स्पीच के बाद तक ग्रीन में रहा। यही मुझे लगता है बड़ी बात है कि ये बाकी बाजार के साथ गिरा नहीं है। शायद इसीलिए उम्मीद कर रहे थे लोग कि उनको यहाँ कुछ मिलेगा। तो कोई सरप्राइज अनाउंसमेंट उस लिहाज से आप देखें तो नहीं है। व्हाट्सएप पे शॉपिंग का जो इन्होंने टाई अप किया है वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है, और वो इसलिए भी है कि फेसबुक भी जियो प्लेटफॉर्म में और रिलायंस रिटेल वेंचर्स में उनकी भी पार्टनरशिप है। तो वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स जो पिछले साल की गई थी, अब आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि वो कहाँ कैसे प्लग इन होती हैं रिलायंस की ग्रोथ स्कीम में। ये मुझे लगता है कि तस्वीर दिख रही है। क्वालकॉम भी जिस वक्त उनकी पार्टनरशिप हुई थी तब समझ में नहीं आता था, अब क्वालकॉम आज सामने आ गया कि भाई हम आपके साथ जुड़े हैं और ये करेंगे, हम भी बधाई दे रहे हैं। तो एक बड़ी पिक्चर तो दिख रही है। एक बड़ी चीज जो मुकेश अंबानी की स्पीच में आई, उस पर ध्यान दीजिए कि हमने अपना पूरा 5G नेटवर्क इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे खड़ा किया है। हमारे 2000 इंजीनियर इस पे काम कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल से भारत में किसी भी कंपनी ने जो काम किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उनमें ये एक बड़ा काम है। अगर ये आप अपना इंडिजिनस 5G नेटवर्क खड़ा करते हैं तो कल को, जैसा उन्होंने कहा, इसकी संभावना बनती है कि आपको इस तरह का कारोबार दुनिया के दूसरे देशों में फैलाने का मौका मिले। वो आप अपने लिए फैलाएं या किसी दूसरे के लिए उस तरह का नेटवर्क रेप्लिकेट करें। जो अभी तक चाइना, हमारे यहाँ तमाम काम में चाइनीज इक्विपमेंट, चाइनीज टेक्नोलॉजी या जर्मन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी आती थी, तो मुझे लगता है उस मोर्चे पर आप अभी उसको छोटा समझें, लेकिन एक महत्वपूर्ण बड़ा काम है कि आपने टेक्नोलॉजी अपनी बनाने के दिशा में कदम बढ़ाया है। लेकिन आलोक सर, ये ना अभी हम बात कर रहे हैं कि 4G से 5G के ऊपर ट्रांजिशन होगा। जो मेन जो थ्रस्ट था इस एजीएम का, वो शुरुआत में सिर्फ 5G पे था, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार है। उन्होंने खुद बताया कि फाइबर नेटवर्क 11 लाख किलोमीटर का देश में वो बिछा चुके हैं, और आने वाले समय की, सिर्फ हम भी इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इनसे पूरी तरीके से टैप नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट स्टार्टिंग।
तो ये इतना बड़ा कारोबार हो जाएगा। और इसका आप एंड यूज देखिए कि मल्टीप्लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग जिस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि देखिए वैसे विजुअलाइजेशन के तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि आज तक कभी दुनिया ने ऐसा इंडिया में ऐसा कई लोगों ने ऐसा देखा नहीं होगा कि इसके कैसे इंप्लीमेंटेशन होती है। उन्होंने साफ तौर पर समझाने की कोशिश की मल्टीप्लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग। जब आईपीएल के राइट्स उन्होंने खरीद लिए हैं तो आईपीएल पे मल्टी कैमरा एचडी स्ट्रीमिंग होती हुई नजर आएगी, जो कभी आपने नहीं देखी होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। रोबोटिक्स में उसका यूज होगा, गुड्स कैरियर जो कि रिटेल कंपनियां करती हैं तो उनको फायदा, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, क्रिटिकल केयर में, एजुकेशन में। तो हम तो इस आम भाषा में अगर लोगों को समझाने की कोशिश करें तो सिर्फ फोन कनेक्टिविटी के मामले में वो समझ रहे हैं कि 5G आएगा, पर इट्स ह्यूज। ये बहुत बड़ा एक एम्पायर जो है वो जियो खड़ा करने जा रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। मैं तो दरअसल ये कोशिश में था कि मेटावर्स पे जाके इसको देखूं, लेकिन मेरे पास वो असल में हेडसेट वगैरह है नहीं, वरना आज मैं मेटावर्स में एक्सपीरियंस करना चाहता था। एक लिंक आया था कंपनी से कि ये मेटावर्स में भी आप इस एजीएम में शामिल हो सकते हैं। तो मेटावर्स क्या है, मैं अभी तक उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ। कुछ चीजें मैंने 3D देखी हैं, लेकिन मैं उसमें जाकर घुस के देखना चाहता था। और इनका कहना है कि ये शॉपिंग भी मेटावर्स में करवा देंगे, यानी आप वास्तव में वो देख पाएंगे हाथ लगा के कि क्या चीज आप खरीद रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, ये बात सही है। और एक चीज जो इन्होंने इस्तेमाल की, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और उसके साथ कॉमर्स 4.0। ये 4.0 नाम का जो शब्द है, ये टर्म है, ये दरअसल हमारी दुनिया को बहुत बुरी तरह बदलने जा रहा है। यह बात आप सच समझ लें। क्यों? क्योंकि ये 4.0 का अर्थ है, जब इंडस्ट्री के शब्द अर्थों में कहते हैं तो वो कनेक्टेड फैक्ट्रीज इनको कहा जाता है, जिनमें फैक्ट्री में एक मशीन दूसरी मशीन से अपने आप कम्युनिकेट कर लेती है। फैक्ट्री का पूरा सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, और उसमें जो इंसान का इंटरफेरेंस है वो मिनिमल हो जाता है या गायब हो जाता है। मैंने एक इंडस्ट्री वर्कशॉप अटेंड की थी अभी कुछ साल पहले, जिसमें वो इंडस्ट्री के लोग बहुत उत्साहित थे इसको लेकर, जो मालिक लोग हैं। और उसकी वजह उन्होंने उदाहरण दिया था, फ्रांस में, वो इजराइल में एक फैक्ट्री है, उनके प्लांट हैं बड़े बड़े, जहां महीनों कोई आदमी नहीं जाता है और वो प्लांट चलते रहते हैं। वहां एक ट्रक आता है जो कच्चा माल डिलीवर करता है, उससे रोबोट सामान उतार लेते हैं और तैयार माल दूसरे गेट पर रोबोट डिलीवर कर देते हैं। मैंने कहा भाई, कंट्रोल पैनल वगैरह पे बैठने के लिए 8-10 आदमी जाते होंगे? बोले नहीं, एक भी आदमी नहीं जाता है और महीनों नहीं जाता है। तो ये आप मालिक के तौर पे देखें तो बड़ी अच्छी चीज लग रही है। लेकिन अभी जो रिलायंस कहता है कि हमने 2,32,000 नौकरियां दी, कुल एम्प्लॉय रिटेल में ही 3,60,000 हो गए। अगर ये इस दिशा में अपने खुद आगे बढ़ेगा तो समझ लीजिए रिफाइनरी आगे बढ़ गई तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वो एसएमईज को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने जा रहा है, तो फिर वो नौकरियों के मोर्चे पे क्या करने जा रहा है, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। और उस नज़र से आप जब देखेंगे तो ये तस्वीर बहुत अच्छी और बहुत सुखद नहीं दिखाई देती है। सर, ये मीडिया में आप ये ट्रांजिशन कैसे देख रहे हो जो डिजिटल मीडिया में अब आ चुका है? बिकॉज आपने एक बहुत बड़े चैनल को हेड भी किया है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आईपीएल के जो राइट्स हैं, मीडिया राइट्स, वो वायकॉम 18 ने लिए, और अब मुकेश अंबानी साहब ने साफ तौर पे कह दिया कि इसकी बिल्कुल हम तस्वीर ही बदल के रख देंगे, बिकॉज दे आर टारगेटिंग बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों को एक साथ टारगेट लेकर चल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और यही दो जो चीजें हैं ये बिकती हैं भारतीय अगर बाजार में देखो तो। क्रिकेट और बॉलीवुड का जुनून बहुत ज्यादा है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके की कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, अभी वुड का मात्र 2% मार्केट शेयर है। तो आने वाले समय के लिए कितना बड़ा एक ट्रांजिशन आप समझते हो? क्योंकि एक लीडर ये बात कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री से बात कर रहा है कि भविष्य अब डिजिटल मीडिया में ही है। देखिए, वो बात तो सही कह रहे हैं कि भविष्य डिजिटल मीडिया में ही है। आप अगर उस एजीएम की फीड को ध्यान से देखें तो बहुत कितना बड़ा अंपायर है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितने रिसोर्सेज हैं। इसके बावजूद जो तस्वीर उनकी नजर आ रही थी आपको और हमको, हमें उसको देख के लग रहा था कि इस तस्वीर को और बेहतर किया जा सकता था। तो इसका अर्थ है कि कहीं कोई टीम वहां ऐसी लगी है जिसको दरअसल अभी डिजिटल का, वो डिजिटल और रियल का जो जिसको कहते हैं सिंक है, वो बैठाने में दिक्कत महसूस हो रही है। कोशिश बहुत की थी वैसे उन्होंने, मेरे को लग रहा हम था और कि आप थोड़ा रोज अपने घर से बैठ के लाइव हो जाते हैं और हमारी तस्वीर इससे बेहतर दिखती है। उसी मैं रिलायंस के जियो फाइबर से ही जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये कहीं काल्पनिक। तो मुझे लगता है वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने के चक्कर में, इसीलिए मैंने आपसे कहा मैं मेटावर्स पे देखना चाहता था। हो सकता है कि वो मेटावर्स के लिए कस्टमाइज किया गया हो, जिस वजह से हम उसको जब 2D में देख रहे थे तो हमको वो उतनी अच्छी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ रही थी।
लेकिन ये डिजिटल फ्यूचर है, इसमें तो कोई शक नहीं रह गया। कुछ साल पहले लोग कहते थे तो लगता था मजाक है, लेकिन अब ये बात सच है कि जो हैंडहेल्ड डिवाइस या स्मॉल डिवाइस से लेकर बहुत बड़े स्क्रीन्स भी जो लोग घरों पे लगा रहे हैं, अब वो ट्रेडिशनल तरीके से केबल से या डिश से इसके ज़रिए कुछ भी देखने के बजाय, वो अपने घर के वाईफ़ाई कनेक्शन पे जोड़कर और न्यूज़ देखने में या ऐसी चीज़ें देखने में दिलचस्पी रखने के बजाय, वो ओटीटी के तमाम उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। आज ये, कल वो, परसों वो, ऐसे वो रोज़ देखा करते हैं। और ऐसे में ख़ास तौर पे जब ये क्रिकेट का मैच आ रहा है, लोगों ने घरों में बड़े-बड़े स्क्रीन लगा रखे हैं या मेरे हाथ में एक छोटा मोबाइल फ़ोन है, मान लीजिए मैं घर में नहीं हूँ। दोनों को वो एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप वो एक्सपीरियंस देने की दशा में आ गए, जो उन्होंने कहा कि हम इस तरह का एक्सपीरियंस देंगे, तो फिर मुझे लगता है कि आप दुनिया बदल देंगे दूसरों की भी और अपनी भी। जिस तरह से आपने राइट्स खरीदे हैं जिस भाव पे, यकीनन उस भाव पे आपको वो पैसा वापस भी लेना है ना। इससे पहले ये राइट्स स्टार स्पोर्ट्स ने खरीदे थे इससे पिछली बार, जब अचानक उन्होंने क्रिकेट राइट्स का बाजार भी बड़ा कर दिया था, अपना आकार भी बड़ा कर लिया था। तब उदय शंकर स्टार के मुखिया हुआ करते थे इंडिया में, जो अब रिलायंस के साथ हैं। अब उदय शंकर इस वक्त रिलायंस के पार्टनर हैं। मुकेश अंबानी की इस स्पीच में जिनको चंद इंडिविजुअल्स का नाम लिया गया, उदय शंकर उनमें से एक हैं। तो जाहिर है वो साथ में हैं, तो कुछ उनके साथ भी विचार विमर्श हुआ होगा कि क्या करने जा रहे हैं, क्यों करेंगे और स्पोर्ट्स में हम कहाँ तक जा सकते हैं। स्पोर्ट्स को लेके रिलायंस के बड़े अरमान हैं, सपने हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो फुटबॉल लीग, जो फुटबॉल पे भारत में बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, वो फुटबॉल लीग, आईपीएल की टीम, कबड्डी वाला काम स्टार वाले करते थे, हो सकता है कि वो भी इधर आ जाए। तो और स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा बाजार भी है और स्पोर्ट्स से बहुत सारे लोगों को जोड़ने की संभावना भी है। तमाम लोग हैं जिनके पास या तो उस खेल में खेल के खिलाड़ी के तौर पे जोड़ सकते हैं या वो उस खेल में दर्शक के तौर पे जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो सामने जो एक बड़ा मार्केट है विज्ञापन का, सब्सक्रिप्शन का, वो अपने आप आपके साथ जुड़ जाता है। तो ये करने के लिए एक दर्शक के तौर पे मुझे लगता है कि हाँ, एक बड़ा एक्सपीरियंस आने वाला है जिसके लिए अपने को तैयार होना चाहिए। सर हमारे साथ रौनक मुंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सोशल नेटवर्क पे तो धूम मचा रखी है, इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो रौनक जी, आप तो बहुत क्लोजली ट्रैक करते हुए सोशल मीडिया में आपने काम भी बहुत किया है। अब रिलायंस इस एक तो पहले बताइए, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था कि कल आपने? देखा था, बहुत ही अच्छा था। देखा तो आपने राज स्पोर्ट्स पे था ना, तो पर अब रिलायंस उसकी तैयारी कर रहा है और रिलायंस बोल रहा है कि अब जो आईपीएल होगा वो इंडिया में जो होगा, जो आईपीएल होगा वो अब हम कवर करेंगे। पर अब ये रिलायंस जो अब ये तैयारी कर रहा है आईपीएल की, और ये हमने साफ तौर पे देख लिया, ये किस तरीके का एक्सपीरियंस है सर, अगर आप ये थोड़ा बता पाए तो। बिकॉज दे आर टारगेटिंग, जिस तरीके की उन्होंने बात की, वो कहते हैं मल्टीप्लेयर क्लाउड गेमिंग, मल्टी कैमरा, आईपीएल, एचडी स्ट्रीमिंग, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, सब में, एजुकेशन में, सब में काम आएगा 5G। आपका इस पे कमेंट क्या है? बिकॉज ये अभी लोगों ने पहली बार ही ऐसी बात सुनी है, वो पहली बार ही देख रहे हैं कि 5G का यूज हो सकता है। तो आप कैसे देख रहे हो इस अनाउंसमेंट? सर, सबसे पहले मतलब जितना तक मैंने टेक्नोलॉजी यूज करी है और समझा है कि ब्रॉडबैंड बिकम्स द बेडरॉक। और आपके पास अगर एक ब्रॉडबैंड है, मतलब जैसे अपने 2G से बाद में 4G पे आ गए, और आज आप देखोगे गांव-गांव में आपके पास रिलायंस जियो लग गया है डब्बा, और एवरीवन हैज एक्सेस टू दैट नेटवर्क। वरना जितनी ई कॉमर्स या जो भी इंटरनेट स्पीड, जो आज इंटरनेट की ग्रोथ जो हुई है, इज बिकॉज ऑफ दिस बेडरॉक जो रिलायंस ने उसको अनेबल किया है। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो चीजें ये बता रहे हैं, हर फील्ड में आप टेक्नोलॉजी ऐड कर दो तो ये सारी फील्ड, आप जिस तरह से इन्होंने बताया कि हम ये सारी फील्ड में काम करेंगे और इस तरह से करेंगे, नो डाउट कि अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी परिवर्तन लाना है, उसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट आई जाएगी कहीं ना कहीं पे, और उसी से आप एक अनेबलर बन जाते हो इन एनी फील्ड। अब जिस तरह से इन्होंने एंटरटेनमेंट में बोला है कि मैं अनेबलर बन जाऊंगा, और जो मेटावर्स है वो बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत काम किया है मेटावर्स में। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर रिलायंस फैक्ट्री की विजिट करनी है तो मैं घर बैठ के ही रिलायंस फैक्ट्री की विजिट कर सकता हूँ इन दैट मेटावर्स। और दूसरा, अगर मेरे को कोई नया ट्रेनी आया है और उसको भाई 4 प्रोटोकॉल सिखाने हैं और पूरे कंट्रोल रूम को उससे प्रैक्टिस करवानी है, तो वो मेटावर्स एक बेसिकली आर्टिफिशियल जोन रहता है, बट
आप एक्चुअल में रिलायंस की मतलब समझो कि आप फैक्ट्री में एंटर कर रहे हो, वहां पे क्या सिस्टम्स आपने क्या अनेबल किए हैं, अच्छा आपने ज्यादा कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, तो तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू कि भाई आपने गलत कर दिया, फिर से आप जाइए, फिर से एंटर करिए, फिर से करिए। तो उससे एक एक बहुत ही बड़ा बदलाव, और इसे सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ लेमैन लैंग्वेज में, इट इज कॉल्ड एज गेमिफिकेशन। आज थ्रू एंटरटेनमेंट अगर मैं आपको एजुकेशन देता हूं तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज बन जाती है। आज समझो किसान है, उसको कुछ नहीं आता है भाई ये इंटरनेट कैसे चलाते हैं, अब उसी की भाषा में अगर एक रोबो है, बट रोबोट उसी की भाषा में एक साथी बन के उसको अगर सिखाना चालू करे, तो वो तुरंत आप समझो ना 3 घंटे में जो लेमैन पर्सन है वो थोड़ा स्किल्ड पर्सन बन जाएगा कि भाई एज एन अनेबलर। किसी को स्मार्टफोन नहीं चलाना आता था, आज आप देख लो कि भले उसको एबीसीडी नहीं पढ़ने आती है, बट उसको स्मार्टफोन चलाना आता है, बिकॉज इट बिकम्स एन अनेबलर। और फिर आप उसमें सारे एप्स डालना चालू कर दिए, और उस तरह से आपकी एक प्रगति या बेसिकली लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रेस, जो कहाँ पे थे और कोई आदमी कहाँ पे जी। पहुंच सकता है, वो एक अनेबलर बन जाता है। तो जिस तरह से इन्होंने चीजें बताई है, नो डाउट सब सब सेक्टर में अगर आप टेक्नोलॉजी डाल दो, इट विल बिकम एन अनेबलर। और कोई भी फॉर्म में आपकी रेवेन्यू जो बननी है, अगर आप बेडरॉक बन गए, तो आपको एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म हर कोई यूज करेगा, और उसके आपको भले 10 पैसे मिले, 20 पैसे मिले, थोड़े ही पैसे मिले, बट वो थोड़े पैसे इतने मिलियन यूजर्स अगर यूज करने लग जाएं तो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन जाएगा। लेकिन आलोक सर, जो निवेशक सुनना चाहते थे वो कुछ आईपीओ के ऊपर अगर अनाउंसमेंट हो जाती तो मुकेश अंबानी जी बोल देते कि जियो का आईपीओ आने वाला है या फिर रिटेल का आईपीओ आने वाला है, सभी सुनना चाहते थे सर, तो ऐसी तो कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं। हाँ, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये उम्मीद तो थी बहुत सारे लोगों को कि शायद वो अनाउंसमेंट यहाँ आ जाएगा, लेकिन अभी पिछले हफ्ते तक वो उम्मीद एक्चुअली फेज आउट होने लगी थी। लोग मान रहे थे कि अभी नहीं आएगा, और वजह है बाजार की अनसर्टेनिटी। मुकेश अंबानी किसी ऐसे वक्त पे आईपीओ नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि ये छोटे आईपीओ नहीं होंगे, ये बहुत बड़े आईपीओ होंगे, और उनको वो तभी लाएंगे जब बाजार बिल्कुल अनुकूल माहौल दिखाई पड़ रहा हो। क्योंकि वो बाजार को डिसरप्ट करने के लिए या अपनी अब तक की जो उनकी इज्जत है उसको बट्टा लगाने के लिए आईपीओ नहीं लाएंगे कि हम आईपीओ लाए और वो आने के बाद बैठ गया। जो उस ग्रुप में एक ही ऐसा आईपीओ हुआ है जिसके आने के बाद उसमें लोगों को भारी नुकसान हुआ, वो रिलायंस पावर का आईपीओ था, और वो अनिल अंबानी का आईपीओ था। हाँ, मैं यही सोच रहा था अगर मुकेश अंबानी ने किसी आईपीओ का ऐलान कर दिया और वो फ्लॉप हो जाए, ऐसा कैसे होगा मार्केट इसीलिए में तो मेरा उसकी ख्याल है प्रिपरेशन। ये उम्मीद अब लोगों को थी नहीं इस वक्त कि आईपीओ का ऐलान होगा, लेकिन डीमर्जर का ऐलान बिना आईपीओ के भी हो सकता है। ध्यान रखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर डीमर्ज करना है तो उसके लिए आईपीओ लाना जरूरी नहीं है। वो कंपनी के अलग अलग हिस्से अलग करके और उनको मार्केट में उतार सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसेस है, संभव है कि वो उस पर अभी उनको लगता हो कि जल्दी है, या वो वहां काम चल रहा हो, हमको खबर नहीं है। तो जिस दिन ये सरप्राइज करने की भी एक प्रवृत्ति रिलायंस में है। कई बार वो बीच में भी एक खबर ले आते हैं, जिस वक्त सबको लग रहा हो, निराशा का माहौल हो, उस वक्त उत्साह बढ़ाने के अंदाज में एक खबर लाते हैं। आज उन्हें लगा हो कि जो बातें वो कर रहे हैं, अपने तीनों बच्चों के साफ साफ नाम ले रहे हैं, तो इतना, और 5G पर, जियो पे और रिटेल पे जिस तरह से वो फोकस दे रहे हैं, और उधर जो एक दूसरी चीज है वो उस पर ध्यान आज की तारीख में शायद उतना न जाए, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि कैसे एक ऐसी कंपनी जो पॉलिएस्टर के कारोबार से शुरू होके फॉसिल फ्यूल के बिजनेस की इस देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जिसने पेट्रोलियम का पूरा का साम्राज्य खड़ा किया, वो अब उस पेट्रोलियम के फेज आउट होने की तैयारी भी उसी शिद्दत के साथ, उसी जोश के साथ कर रही है जिस वक्त वो अपने पेट्रोलियम कारोबार को आगे कैसे बढ़ाएं इस पर विचार कर रहे हैं। साथ में ही वो न्यू एनर्जी बिजनेस, ग्रीन बिजनेस, कार्बन न्यूट्रल कंपनी बनाना, कार्बन फाइबर की फैक्ट्री लगाना, ये सब काम में लगे हुए हैं। 4 गीगा फैक्ट्री का ऐलान पिछली बार उन्होंने किया था, अब एक 5वीं गीगा फैक्ट्री इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया है, पावर कंप्यूटिंग, पावर इक्विपमेंट की फैक्ट्री जो है। तो वो क्या कर रहे हैं ये जरा थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करना सामान्य आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। जब आप मुकेश अंबानी जब शुरू से अगर बात सुनना शुरू कीजिए, एक नोटबुक लेके बैठिए, और उसके बाद वो कुछ देर तो चलता है आपका उनका तारतम्य, लेकिन खत्म होते होते तक आपके लिए वो बिगर पिक्चर एक साथ देखनी मुश्किल हो जाती है। तस्वीर को उन्होंने इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया है,
और शायद यही वजह है कि अब जो जिस तरीके से वो इस कारोबार को 3 हिस्सों में बिल्कुल क्लियर कट बाँटते हुए देख रहे हैं, उनको भी शायद ये बात लगती होगी कि ठीक है, मेरे अंदर ये क्षमता थी या मेरे जो लेफ्टिनेंट्स थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे ये काम इतनी बढ़िया तरीके से चलवा दिया। लेकिन मेरे बाद किसी एक आदमी के लिए इस कारोबार को इसी एफिशिएंसी के साथ चलाना और इसी तरह से आगे बढ़ाना शायद संभव ना हो। और किस्मत की बात है कि 3 बच्चे भी हैं, तो तीनों के लिए काम भी मिल जाएगा। तो तीनों को अगर अलग-अलग हिस्से बाँट दिए जाएँ काम के, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चल पाएगा। लीडरशिप मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम टैलेंट की तलाश हमेशा करते रहते हैं। उन्होंने एक लाइन भी आखिरी में बोली थी। हाँ। ये एक मुद्दा ये है जो आपने अभी जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक मुद्दा छेड़ा है, बोल रहे हैं कि 3 साल में ग्रीन एनर्जी वर्टिकल पे 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। और FY 22 की सालाना रिपोर्ट में मुकेश अंबानी साहब ने ये याद है कि क्लीन और ग्रीन शब्द का इस्तेमाल 23 बार किया था। तो ये जो एक नया इकोसिस्टम पूरे एनर्जी स्पेस पे बनाते चले जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम रिलायंस में, अब क्या माने कि नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज को एज अ पेटकेम कंपनी कम और ये ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी वाली कंपनी ज्यादा दिखना पड़ेगा? बिकॉज अगर ये बिजनेस आने वाले समय के लिए फ्यूचर है, तो सारा का सारा फोकस फिर से एज ये ऊर्जा क्षेत्र में इस बिजनेस पे जाता हुआ नजर आएगा, लग रहा है। तो देखिए, अपना आप 2 तरीके से देखिए इसको। एक, मुकेश अंबानी ये बात कई साल पहले कह चुके हैं, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो आप ऑयल पे तो आपने ऑयल अपना सिक्का जमा लिया। अब आपको लगा डेटा नया ऑयल है, तो उस पे सिक्का जमा रहे हैं। लेकिन साथ में उन लोगों का क्या करेंगे जो आज ऑयल पे डिपेंडेंट हैं और कल वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होंगे? हम सड़क पे देखते हैं अपने आस-पास कितनी इलेक्ट्रिक कार और कितने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चलने लगे हैं ऑलरेडी। लगता था अभी आज से 5 साल पहले की सोचिए कि आपको लगता था कोई इलेक्ट्रिक कार आएगी और वो चलेगी? मज़ाक लगता था। कोई एक कार आई थी रेवा, जो बाद में महिंद्रा ने उसको खरीद लिया, इओन 2 या ऐसे कुछ नाम उसका करके वो बेचते हैं। तो वो एक चल रही थी, लेकिन अचानक सबने, और टाटा की जो नेक्सॉन आई है वो तो बहुत ज़बरदस्त उसकी सेल भी हो रही है और अच्छे से जो लोग चला रहे हैं वो खुश भी हैं। मैं बहुत इंटीरियर इलाकों में जाता हूँ, तो पेट्रोल पंप से मैंने देखा कि साहब एक टू व्हीलर खड़ा है और वो प्लग किया हुआ रखा है। इसका मतलब ये सज्जन जो हैं इस पे आते हैं, इसको चार्ज करते हैं दिन में, फिर अपना इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और इसके साथ जो थोड़ा हाई एंड है, इससे ऊपर का सेगमेंट है, वो देख रहा है हाइब्रिड गाड़ियाँ या हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियाँ। क्योंकि हाइड्रोजन एक फ्यूल होगा, ये थ्योरी में तो बहुत ज़माने से है कि हाइड्रोजन से गाड़ी चलेंगी। तब वो बहुत एक्सपेंसिव होता था, वो जो ऑप्शन थे, और तब ऐसा लगता नहीं था कि ये जो ऑयल है, फॉसिल फ्यूल है, बहुत जल्दी फेज़ आउट होने की इसकी उम्मीद होगी। लेकिन ये ग्रीन एनर्जी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए जो कमिटमेंट है, ये जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उससे लगता है कि वो फॉसिल फ्यूल खत्म हुए बिना भी उसका इस्तेमाल करना बहुत आपके लिए महँगा होने लगेगा। क्योंकि अब हर चीज़ में आप देखिए, आप हवाई जहाज़ का टिकट खरीदिए, साथ में आ जाता है क्या आप अपना कार्बन फुटप्रिंट खत्म करना चाहते हैं? उसके लिए इतना रुपया और दे दीजिए तो आपका ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट हो जाएगा। यानी इससे जो कार्बन बनेगा उसका हम उसको नेगेट करने का तरीका, कहीं पेड़ लगाएँगे, कहीं कुछ करेंगे, व्यवस्था करेंगे आपके लिए, आपके खर्चे पे। तो अगर इस तरह की अवेयरनेस समाज में बढ़ती जाती है, तो फिर आप फॉसिलाइज़्ड फ्यूल का कारोबार बहुत समय तक इसी तरह से नहीं चला सकते। तब आप एज़ अ लीडर आपको ये दिखाना है कि मैं किसी से पीछे नहीं हूँ। मैं उस नई दुनिया में भी वही रफ़्तार, वही तेज़ी दिखा सकता हूँ, जो मैंने इस कारोबार में दिखाई थी। और मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी खुद या अपने बेटे अनंत के ज़रिए ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमको वो उस तरह का डायनासोर मत समझिए कि जो मौसम बदलेगा, माहौल बदलेगा तो हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएँगे। हम जो है वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदल के आगे तेज रफ्तार से बढ़ने वाले प्राणी हैं और वो हम करके दिखा रहे हैं। तो रौनक जी 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 75,000 करोड़ 3 साल में सोलर एनर्जी के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऊपर से अब ये कह रहे हैं कि बैटरी इकोसिस्टम जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसमें लिथियम वर्क्स, पैराडियन, एम्ब्री, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ उन्होंने बैटरी इकोसिस्टम्स के लिए करार किया है और बैटरी पैक्स की मैन्युफैक्चरिंग 2023 से शुरू करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये जो सोडियम, जो लिथियम बैटरीज वगैरह होती है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली फोकस तो सर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे ही है कंपनी का। नहीं तो काफी इन्होंने जैसे 2-4
मतलब एनर्जी में आने, ग्रीन एनर्जी में आने के पहले भी इन्होंने जो टेक ओवर किए थे, SW सोलार करके कंपनी है, वो भी उन्होंने टेक ओवर करी थी, तो इससे साफ हो गया था कि इनको फोकस, और ऑब्वियस है कि फोकस है ग्रीन एनर्जी की तरफ। बट अभी आप एक चीज समझिए, इनकी ये गाड़ियां बनाना नहीं चाहते हैं, ये गाड़ियों के लिए बैटरी बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि अगर आप बेडरॉक बन जाओगे, और आपको क्या चाहिए कि मैंने आपके घर में एक ब्रॉडबैंड लगा दिया है, आप मेरे को खाली 500 रुपया दे दो। पर अब उनका फोकस ये है कि हर घर में ब्रॉडबैंड लग जाए, ताकि आप इतने सारे मिलियन आपकी जनता है, सारे आपको पैसा देना चालू कर दे। सेम ही चीज है कि अगर कोई भी गाड़ियां इंडिया में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चालू कर रही है, मारुति कर रही है या कोई भी टाटा कर रही है, कोई भी कर रही है, बट अगर उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी सप्लाई कर दी जाए। अच्छा, आपने कल गाड़ी तो खरीद ली टाटा की नेक्सॉन, और पता चल रहा है कि टाटा की नहीं अवेलेबल है, अब टाटा के साथ रिलायंस वाले हैं, वो भी आपको बैटरी दे रहे हैं, उनकी भी आप ले सकते हो। चार्जिंग स्टेशन सब जगह बना दिए, वहां से जाके आप स्वैप कर सकते हो। तो पॉइंट यही है कि आप एक जनरलाइज प्रोडक्ट बनाने चाह रहे हैं इन दी कमिंग वर्ल्ड, जो आगे आने वाला है, और उसके लिए आप अगर एक बेसिक सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं और बेस्ट क्वालिटी चीज आप दे देते हो, तो अपने आप आपके पास जनता आ जाएगी और आपकी रेवेन्यू और ग्रोथ वो सेगमेंट में बढ़ जाएगी। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कोई भी सेगमेंट में जा रहे हैं, वहां पे मार्केट लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई भी जोन में चले जाइए, टेक्नोलॉजी में है, ब्रॉडबैंड से शुरू किया, बट जिस तेजी से वो बढ़ रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि इंडिया मेरे पास रहे। अब यहाँ पे ईवी आ रही है, उनको भी पता है, इसलिए ग्रीन एनर्जी है वो भी उनको पता है। अब यहाँ पे भी जो चाह रहे हैं वो यही चाह रहे हैं कि उसमें हमारा एक 35% कंपोनेंट मार्केट लीडरशिप का रहे, 1/3 एटलीस्ट, ताकि उसको हम आगे जाएं। और दूसरी, इनके पास कैश फ्लो की क्षमता भी है कि भाई वहां से दो बिजनेस से पैसे भी आ रहे हैं, और यहाँ पे वो लगाने की एक ग्रोथ की चेष्टा भी कर रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल और ROCE, जो अगर आप देखा जाए, रिलायंस का हमेशा टॉप पे रहा है, क्योंकि वो हमेशा ये देखते हैं कौन से बिजनेस में पैसा लगाए जिससे हमें रिटर्न ऑन इनकम या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक अल्फा क्रिएट कर सके, और उसी वजह से उनके शेयर भी हमेशा प्लस में ही रहते हैं, बिकॉज उनकी अर्निंग्स उस तरह से बढ़ती है, प्लस रेशियोज भी वो संभाल के रखते हैं। तो इसी तरह से मैं देखूंगा, मेरा सिंपल वे में, लॉजिकल वे में यही कहना है कि दे आर काइंड ऑफ बिकमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, बेडरॉक बन जाओ आप वो पर्टिकुलर आने वाले नए थीम्स के अंदर, ताकि आपके पास अपने आप ग्रोथ आ जाए। आलोक सर, वैसे तो रिटेल क्षेत्र में पहले ही बहुत आगे निकल चुका है अब भारत, लेकिन वो रिटेल क्षेत्र में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज डिस्ट्रप्शन ला रही है। HSBC की रिपोर्ट तो ये कह रही है कि रिलायंस रिटेल 75% जो अपने स्टोर्स हैं वो छोटे शहरों में खोलता है, तो फोकस तो यही है रिलायंस रिटेल का, रिलायंस स्मार्ट का, रिलायंस ट्रेंड्स का। लेकिन जो उसके बाद बाकी जो ईशा अंबानी के हाथ में कमान आई है, Ajio.com, जियो मार्ट, हेमलेस, 7-Eleven, ये सब थोड़े प्राइम कैटेगरी के ब्रांड्स हो गए। और उसके बाद तो जो उससे भी प्राइम कैटेगरी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स माने जाते हैं, जैसे कि अरमानी एक्सचेंज, प्रेटे मैनेजर के साथ करार किया, मनीष मल्होत्रा, तो कोई भी तो नहीं छोड़ा फिर रिलायंस रिटेल में। आप छोटे सेगमेंट को भी टारगेट कर रहे हो और प्राइम क्लाइंट्स को भी टारगेट कर रहे हो, तो मतलब रिलायंस ही रिलायंस हो जाएगा पूरे देश में इस हिसाब से। तो इतना बड़ा रिटेल स्पेस, ऐसा कौन सा लैंडस्केप? देखिए, वो तो पुराना नारा है, आपने सुना ही होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो इरादा वो वहीं से आता है, सब कुछ अपने कब्जे में हो जाए। और जिस अंदाज में बिग बाजार को इन्होंने कब्जा किया है वो आपके सामने है। वो रिलायंस स्मार्ट बाजार हो गए रातों रात, किसी को पता ही नहीं चला। अमेज़न उनसे मुकदमा लड़ ही रहा है, अभी भी लड़ रहा है शायद, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तो वो कोशिश ये है, और हर स्पेस में जहाँ भी ये जाते हैं, वहाँ इनका जो विज़न है वो यही है कि हम सब कुछ कब्जा कर लें। उसके लिए साम, दाम, दंड, भेद जो करना हो वो किया जाएगा। और अच्छी तरह से किशोर बियानी के साथ तो सौदा हो गया था। कैसे हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन सौदा हो चुका था। अमेज़न ने उसके रास्ते में रोड़े अटकाए, तो इन्होंने उसका एक दूसरा रास्ता ढूँढ लिया। उन दुकानों को खरीद लिया जिनमें बिग बाज़ार चलते थे। बिग बाज़ार इनका किराएदार हो गया, और एक दिन रातों रात वो किराए की डेट खत्म हो गई, क्योंकि वो किराया चुका नहीं पा रहा था, और वहाँ रिलायंस स्मार्ट बाज़ार खुल गए। बाकी जो नाम आप ले रहे हैं, और बड़े नाम भी हैं, और हाई एंड ब्रांड्स हैं तमाम जो भारत में आए हैं और जिनकी एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी है रिलायंस के पास, तो वो चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि वो हर चीज़ में अपनी प्रेज़ेंस चाहते हैं, और इसीलिए जब वो उन्होंने अनाउंस किया कि अब रिलायंस अपना FMCG ब्रांड लॉन्च करेगा, उसका अर्थ है कि अब वो जैसे साबुन, तेल, आटा, चावल, हर चीज़ आपको उनके ब्रांड की भी एक अलग मिलेगी, और जब वो करेगा तो वो एक अलग कंपनी के तौर पे उस वर्टिकल पे भी ध्यान देगा।
तो वहां फिर आप एक नया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखिए। वजह क्या है, ये कंपनी बहुत साल तक, आपको शायद इस वक्त ये अंदाजा ना हो, बहुत साल तक ये कंपनी जीरो टैक्स और जीरो डेट कंपनी रही है। धीरू भाई के रहते इस कंपनी की दो चीजें की जाती थी कि ये जब भी पैसा चाहिए होता है तो ये बाजार में जाते हैं, शेयर होल्डर से लेते हैं, इन्वेस्टर से लेते हैं, तब डिबेंचर भी ले लेते थे, लेकिन बैंकों से कर्जा लेके बहुत ज्यादा इस कंपनी ने अपना विस्तार नहीं किया है। बाद में इधर लिए हैं, लेकिन और दूसरा टैक्स नहीं देते थे, क्योंकि जितना भी टैक्स बनता उस वक्त ये व्यवस्था थी। बाद में जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का कॉन्सेप्ट आया है वो इसीलिए आया है कि रिलायंस ही नहीं, फिर और कंपनियों ने भी सीख लिया कि अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते रहो, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो आखिर एक दिन वित्त मंत्री जी जागे, उन्होंने कहा नहीं साहब, ये नहीं चलेगा। आप बहुत ग्रोथ कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ आपको समाज के लिए देना पड़ेगा। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो था वो इसीलिए आया कि भाई आप कम से कम इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आप कोई और टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो उस रफ्तार से ग्रो करने की एक कंपनी को आदत पड़ी हुई है, और वो यहाँ अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी तो बन चुकी है। फिर कहा जाता है कि साहब जब छोटे से बड़ा होना आसान है, लेकिन बड़े से और बड़ा होना उसी रफ्तार से बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको वो ग्रोथ अपनी मेंटेन रखनी है, उसी रफ्तार पे चलना है, तो उसके लिए नए रास्ते रोज खोजने पड़ेंगे। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई मुकेश अंबानी अब इतना हासिल कर लिया इन्होंने, आखिर ये दिन भर क्या सोचते होंगे। मुझे लगता है उनके दिन का सारा समय यही सोचने में जाता है कि अब मैं और कौन सी नई जगह ढूंढूं, कैसे अपने को ग्रो करूं। और उनके आसपास जो लोग हैं उनकी उनकी सारी यूटिलिटी यही है। ऐसा ही आदमी उनके आसपास रह सकता है जो उनको नए रास्ते खोजने में मदद करे, या जो वो रास्ता उनके दिमाग में आ जाए उस रास्ते को एग्जीक्यूट करने में या इम्प्लीमेंट करने में मदद करे। तो अब अगर ये 3 हिस्से उन्होंने बांट दिए हैं, तो अब इन 3 लोगों के पास जिम्मेदारी है कि अपने अपने सेक्टर में वही रफ्तार से दौड़ के दिखाएं। तो आप जैसे जियो में देख रहे हैं कि वहां साहब ये वाला फोन आएगा, ये वाला एयर फाइबर आएगा जिसमें डिवाइस की जरूरत नहीं होगी, ये सुविधाएं आएंगी। तो रिटेल में भी कुछ ऐसा होना है ना, वरना क्या होगा कि जियो तेज चल रहा है, रिटेल स्लो चल रहा है। अब परिवार के अंदर 3 लोगों के बीच में एक तरह का कंपटीशन, आप इसको हेल्दी कंपटीशन माने अभी जब तक ये चल रहा है, कि कौन सा सेगमेंट तेज ग्रो करेगा। हो सकता है इससे उस सेगमेंट को चलाने वाले की ग्रुप के अंदर ग्रोथ की संभावना भी बने। तो ये एक बड़ा मुकाबला खड़ा हो गया है। बाहर किससे कितना मुकाबला होगा एक अलग बात है, आपको इस ग्रुप के अंदर भी एक तरह का मुकाबला ये अब इस बात को आगे चल के इस साल, अगले साल और उसके आगे के सालों में अब जो एनालिस्ट इसको ऑब्जर्व करेंगे वो यूं देखेंगे कि इस सेगमेंट की ग्रोथ कैसी हो रही है, इस सेगमेंट ने कितना, यहाँ से हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, कितना मिला, और दूसरे वाले का क्या हो रहा, दोनों का कंपैरिजन होगा, तीनों का कंपैरिजन होगा। तो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि वो ये ना सोचें कि हम तो साहब हम रिलायंस हैं, हम तो छोटे शहरों में फैलना है, गांव में फैलना है, हम तो ये जो अल्ट्रा लग्जरी वाला है इसको फोकस नहीं करेंगे। यहाँ तो ये है कि सब कुछ फोकस करेंगे। जब हम न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, उसके बावजूद हम उसके साथ साथ अपने ऑयल कारोबार को कैसे एक्सपैंड करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं कि पिछले साल 9 गुना टर्नओवर हो गया। आपने 9 गुना टर्नओवर कर लिया एक साल किसी कारोबार का, वो कारोबार जो एक तरह से फिजल आउट होता हुआ धंधा है। ऐसे में वो बड़े सपने देखना जो बंद कर देगा उसके लिए मुश्किल है। रौनक जी, वैसे जो हम रिटेल की बात कर रहे हैं ना, एक स्टार्टअप कंपनी, एक ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी डुंजो डेली के नाम से है स्टार्टअप, इन्होंने 25% हिस्सा खरीदा था, तो तभी से कुछ अटकलें तो लग रही थी कि एफएमसीजी को कहीं टैप ना कर दें। हालांकि वो ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी है। आपने जरूर कुछ ना कुछ रिसर्च और वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर किए होंगे, तो आप एक बार प्लीज बताएं कि ये स्टार्टअप्स जो हैं ये भी अब रिलायंस इनको भी कंपटीशन प्रोवाइड करेगी, ये जो भी ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज हैं, और कुछ तो लिस्टेड भी हैं इनफैक्ट। अब उसमें एक है वैसे लिस्टेड, उसका भी टेक ओवर हुआ था जो जोमेटो ने किया था। तो अभी क्या करना चाहिए इस स्पेस में एज अ स्टार्टअप भी अगर टैप करना शुरू कर दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जो स्टार्टअप कल्चर है वो भी इनऑर्गेनिक कब्जे में रिलायंस के आ सकता है, कुछ ऐसी एक्विजिशंस भी कर सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज गोइंग फॉरवर्ड। तो स्टार्टअप में दो चीजें हैं कि ऑब्वियस है कि जो आप जिस सेगमेंट में जा रहे हो तो वहाँ का हाथी कौन है पहले तो वो भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको नीश सेगमेंट में एंटर कर रहे हो, खुद ही एक सेगमेंट बना रहे हो, बट आगे जाके एक बड़े एंटरप्राइज के लिए वो अपॉर्चुनिटी लगती है, तो नो डाउट वो मसल उनके पास है और वो यूज करके आपको टैप करने की कोशिश करेंगे ही।
तो जिस हिसाब से वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट लिया और उसको चाहिए था और इंडिया में एंट्री चाहिए थी, ग्रोथ चाहिए थी, तो उन्होंने तुरंत ले लिया। तो इसी तरह से रिलायंस ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम रिलायंस दूसरी भी कंपनीज हैं जो इस तरह से ओवरनाइट बॉट आउट बोल लीजिए, या किसी भी तरह से आप देखिए कि उनको ये सेगमेंट लास्ट माइल डिलीवरी चैनल बनाना है, और किसी ने अगर स्विगी ने जैसे बनाया हुआ है और किसी को कंपटीशन है जोमेटो का, तो वो स्विगी को खरीद लेगा या स्विगी को जेवी कर लेगा, या कोई भी तरह की प्लस माइनस करके एक सेगमेंट बन जाता है। अगर वो स्टार्ट से एंड तक कंज्यूमर को जोड़ पाए, वो चाहते हैं कि भाई इस वे में अपन किस तरह से कारोबार किया जाए। बट मैंने आपको यही बोला कि रिलायंस हर जगह हाथ पांव नहीं मारते हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो सेगमेंट्स हैं और उसके पेरिफेरल में अगर कुछ चीजें उनको लग रहा है कि यार ये सब चीजें चाहिए और टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विस टू कस्टमर, या कस्टमर ग्रोथ के लिए अगर ऑर्गेनिक वे इनऑर्गेनिक वे चाहिए, तो वो बेसिकली उसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे। सो स्टार्टअप में थोड़ा सेगमेंट अलग तरह से रहता है, क्योंकि स्टार्टअप में आपके पास एक बाहर की कंपनीज भी होती हैं जो आपको फंडिंग कर लेती है, और इसी वजह से आज इंडिया में देखो तो इतने यूनिकॉर्न्स भी बन चुके हैं, और काफी यूनिकॉर्न रिलायंस के सेगमेंट में फिलहाल तो नहीं आए हैं, बट उस तरह से आ भी सकते हैं जो टक्कर दे सकते हैं। बट मोर और लेस एक दो अटकलें रहती है कि इसने उसको बाय आउट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बट आप एक चीज समझिए कि आज एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप, अगर जो बंदा अपनी कोई आइडिया लेके आया है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर वो 1 लाख 5 लाख 10 लाख का कारोबार करके अगर वो 1 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ तक पहुंचता है, उसके लिए वही बड़ी बात होती है। और फिर वो फंडिंग कर आके 100 करोड़ की कंपनी बना देता है, वो ऑब्वियसली रिलायंस के लिए बहुत छोटी बात है, बट उसके लिए काफी बड़ी चुनौती होती है। और वो सफर अगर पार करता है, उसके साथ साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ कंट्रीब्यूशन में भी काफी चीजें ऐड हो जाती है। बट ये चीजें चलती रहेगी, कोई ऐसा नहीं है कि रिलायंस एक फुल ऑन स्टार्टअप्स खरीदना चालू कर दिया है, वैसा सब नहीं है। और इसके अलावा आप अगर टाटा का वो देखोगे, तो टाटा ने भी काफी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया है और साथ में काम भी कर रहे हैं। तो ये प्लस माइनस चलता रहेगा, ऐसे कोई इसमें कोई, मैं नेगेटिव वे में नहीं, उल्टा पॉजिटिव वे में सोचता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप 100 करोड़ का कुछ टर्नओवर कर पाए तभी आपको रिलायंस ने दिमाग लगाया कि यार ये बंदा या ये कंपनी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। तो आपको भी उनके साथ बैठना और उनके साथ अपनी आइडिया शेयर करना आज वही बड़ी बात है। मेरे लिए एक छोटा इंस्पिरेशन रहा है कि रतन टाटा जी ने अभी हाल ही में फंडिंग किया है फेलोज करके कंपनी, वो बंदा 22 साल का है, आज रतन टाटा जी सर के साथ बैठ रहा है, उनके साथ चाय पी रहा है, उनके स्टार्टअप की बात कर रहा है, और उन्होंने इतना बड़ा फंडिंग दिया है। वो बहुत बड़ी चीज होती है एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए। वो तो उस चीजों में मेरे हिसाब से इट इज ऑल पॉजिटिव। एक आध चीजें जो कभी नेगेटिव भी होती है, बट ओवरऑल आई फाइंड इट इन अ पॉजिटिव वे। पर इनऑर्गेनिक पार्ट पे डेफिनेटली रिलायंस फोकस करेगा, और कब छोटा कारोबार किसी कंपनी का बड़ा बन जाए और किसका स्टार्टअप रिलायंस को पसंद आए, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आलोक जी, आपके लास्ट कमेंट्स चाहिए सर इस एजीएम को लेकर, और स्पेशली ये जो न्यू लीडरशिप जो है, ये जो ट्रांजिशन फेज होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, निवेशकों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैंने जैसे पहले कहा, देखिए इस ट्रांजिशन फेज पे अभी अब सारे एनालिस्ट की नजर इस पे लगी रहेगी, बहुत कीनली देखा जाएगा कि इन तीनों कारोबार में से कौन कैसा चला रहा है और कौन ज्यादा तेजी से चला रहा है। और उसके साथ एक और चीज जो आज हमको शायद एजीएम में दिखाई नहीं पड़ी, मिसेस नीता अंबानी, वो उनकी क्या भूमिका होने जा रही है आगे आने वाले समय में। क्योंकि एक संभावना इस बात की है और बहुत ज्यादा है कि एक होल्डिंग कंपनी बनाई जाए जो कि रिलायंस की होल्डिंग कंपनी होगी, जिसको शायद ये लोग अनलिस्टेड, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज है, हो सकता है कि ये बाद में इसको डिलिस्ट किया जाए और इसकी जो आर्म्स हैं वो लिस्ट हों, 3 या 4 जो भी हैं, और वो मार्केट में रहें, और उस होल्डिंग कंपनी को की जिम्मेदारी, उसका कंट्रोल नेताजी के हाथ में हो, और बाकी हिस्सेदारी वगैरह परिवार की जैसे जैसे बंटनी है वो बंटेगी। लेकिन इन 3 कारोबार में तीनों कैसे चलते हैं, इस पे लोगों की बहुत नजर होगी। और अभी तक के इसमें बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि जियो और वो रिटेल, इनके तो आपको डायरेक्शन क्लियर कट लगभग दिख रहे हैं कि ये लोग काफी समय से चला भी रहे हैं। अनंत कितना काम करते हैं, कैसे करते हैं, इसको लेके बहुत कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन अनंत एक्टिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अनंत की पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं। जब नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी मुंबई में पहली,
तो वहाँ अनंत अंबानी जाकर बैठकर उनको सुन रहे थे। तो वो उनका कारोबार के बाहर की दुनिया में भी उनके बहुत साफ इंटरेस्ट हैं। तो वो कैसे परस्यू होते हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, इनको भी अगली पीढ़ी में देखा जाए, और वो देखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कारोबार आपको पता है हमारे देश में आज की तारीख में कोई कारोबार स्टैंड अलोन चलता नहीं है। जो रिलायंस 5G लॉन्च कर रहा है वो स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी पे कर रहा है, जबकि जो दूसरी नेटवर्क है वो नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी पे ला रहा है, एयरटेल अपना। तो इन्होंने उसको स्टैंड अलोन का फायदा बताया है कि स्टैंड अलोन का लाभ ये है कि वो 4G नेटवर्क पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ आप स्टैंड अलोन व्यवहार में बहुत आज की तारीख में सफल होते नहीं है। तो शायद वो समाज के साथ संबंध वाला एक इक्वेशन कौन साध रहा है, कितना साध रहा है, इस पे भी लोगों की नजर रहेगी। लेकिन अगली पीढ़ी की तरफ एक क्लियर कट एक्शन प्लान बना दिया है मुकेश अंबानी ने, उस दिशा में बढ़ा रहे हैं। कब वो पूरी तरह कमान सौंप देंगे पता नहीं है, लेकिन वो उस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पीछे की मीटिंग में आपको याद हो उन्होंने कहा था कि वक्त आ गया है कि अब पुरानी पीढ़ी के लोग बैक सीट लें और ईशा, आकाश और इनके साथ के जो यंग लीडर्स हैं वो इस कंपनी को चलाएं, और हम लोग जहां जरूरत पड़े वहां पे अपनी सलाह दें या मदद करें। तो अब वो प्रोसेस जो है इस एजीएम के बाद इस साल मुझे लगता है और काफी तेज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर एजीएम में ये बात तो नहीं कहनी चाहिए, बिकॉज आज तो एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज डिस्कस हो रही है, पर ये क्योंकि निवेशकों के मन की बात है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी इस पे राय क्या है। ये जो दो बड़ी एंटिटीज हैं इंडिया में, रिलायंस और अदानी ग्रुप, बहुत टकराव अब शुरू हो गया है और पता लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा ह्यूज स्केल पे अब बनता चला जा रहा है। इज इट गुड फॉर इंडियन ग्रोथ स्टोरी, या फिर कुछ चिंता की बात होनी चाहिए इस समय निवेशकों को? आप कैसे देखते हैं? पहले तो होड़ लगी हुई थी कौन एशिया में नंबर 1 होगा, कौन दुनिया में सबसे अमीर होगा, लेकिन अब बात बिजनेस की है और इनफैक्ट अब तो कहीं ना कहीं कर्ज पे भी आके बात रुक रही है कि किस एंटिटी ने ज्यादा कर्ज दे रखा है, कौन पहले चुकाएगा, ये भी बातें हो रही हैं। तो इस पे आपका क्या नजरिया दोनों ग्रुप्स पे? देखिए, ये एक बात ये है कि आप अगर कैपिटलिज्म की नज़र से देखें तो कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और ख़ास तौर पे इस तरह का कंपटीशन हो कि हम कितना बड़ा कारोबार खड़ा करेंगे, क्योंकि इसमें वो लोग अपने आपस में ही बड़े होते हैं, वो उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और उनकी समृद्धि का रास्ता भी खुलता है। अब वो वास्तव में ये मुकाबला कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम है, क्योंकि उनमें से किसी ने कभी कहा नहीं है कि मैं इनसे बड़ा सेट बनना चाहता हूँ। लेकिन अब दिख रहा है, तो ये कंपटीशन हमारे दिमाग में है या समाज के दिमाग में परसेप्शन है, तो उनके अंदर भी होगा। वो भी इस बारे में जाहिर है गंभीर रूप से विचार कर रहे होंगे। एक फर्क जरूर दिखता है कि रिलायंस का बहुत बड़ा कारोबार बहुत समय से खड़ा हो चुका है। इसके बावजूद 2 या 3 साल पहले की एजीएम में आपको याद हो तो मुकेश अंबानी ने उस वक्त कहा था कि हमारा जो कर्जा है हम इसको कम करने पे, जीरो डेट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके बाद ही उन्होंने अपने रिलायंस रिटेल वेंचर्स और जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर होल्डिंग तमाम विदेशी निवेशकों को एक के बाद एक बेची और 1.5 लाख करोड़ से ऊपर रकम जुटाई थी और वो अपना कर्जा पटाने में कामयाब हो गए थे। अब इस वक्त जो कर्जे का संकट है वो अडानी समूह के सामने बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कर्ज है और उन पर बहुत तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ये सवाल भी उठता है कि मान लीजिए कल को ये सरकार बदल गई तो इनका क्या होगा। मेरा ख्याल है कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस ग्रुप के बारे में ये सवाल नहीं उठता है कि अगर सरकार बदल गई तो इनका क्या होगा, क्योंकि ये इनकी जो ग्रोथ है ये पिछले 40 साल की ग्रोथ है जो तमाम सरकारों के साथ होते हुए ग्रो करे हैं। अडानी की पूरी ग्रोथ एक ही निजाम की ग्रोथ दिखती है, एक निजाम या एक पार्टी भी नहीं, एक व्यक्ति के साथ खड़ी हुई ग्रोथ दिखाई पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस बात को इस तरह से न लिया जाए कि वो कारोबार नहीं करते हैं, वो मैनिपुलेशन करते हैं, हो सकता है वो अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन दिखाई पड़े, परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। और इस वक्त अभी फिच की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो उनके कर्जे पे चिंता जताई गई है। तो ऐसे में अगर कोई निजाम बदल गया है, कोई और ऐसे उदाहरण अतीत में देखे हैं बहुत सारे कि लोग अपना कर्जा वापस मांगने लगे हैं, कोई अनहोनी हो जाए और आप अचानक ये लेवरेज जो है आपको भारी पड़ जाए तो फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ग्रोथ वहाँ बहुत तेज हो रही है, इसमें शक नहीं, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक रात आपको भी इस तरह का अनाउंसमेंट आए जैसा रिलायंस की तरफ से आता है कि भाई वो 5 ग्लोबल प्लेयर्स के साथ हमारे करार हुए हैं, उन्होंने हमारा इतना इतना हिस्सा खरीदा है अलग अलग कंपनियों में
और हमारे पास 5 लाख करोड़ रुपए आ गया है, और अगली सुबह आपको पता चले कि साहब इनका जो कर्जा था वो तो आधा रह गया, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद वो बाकी आधे का भी हिसाब हो गया। तो अभी जब कोई कंपनी ग्रोथ फेज में है, वो कितनी कॉन्फिडेंट है, वो कहाँ से पैसे जुटा रही है, ये खबर हमको है नहीं। लेकिन कुछ कारोबार हैं जिनमें अभी, जैसे पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि उनका जो ग्वादर पोर्ट है वो लगभग बर्बाद होने की कगार पे है, और इस बात का डर है कि चीन उस पर कब्जा कर लेगा। तो वहाँ इस बात के उदाहरण दिए जा रहे हैं कि साहब भारत में देखिए, भारत से सीखिए कि भारत ने मुंद्रा पोर्ट को कैसे बनाया, कैसे सक्सेसफुल किया, और उस मॉडल को उठा के देखिए, और आपने ग्वादर पोर्ट को कैसे तबाह किया। या श्रीलंका के सदर्न पार्ट में एक पोर्ट था जो चाइना ने फाइनेंस किया था, और उसके बाद वहाँ भी उसने उस तरह से उसको, तो ये हमको कई चीज़ें ऐसी लगती हैं कि शायद इसमें गड़बड़ी हुई है, ये जो मुंद्रा का कारोबार है, ये किसी, इसमें सरकार ने साथ दिया, ये किया, वो किया, लेकिन हो सकता है उसके पीछे एक कोई बड़ा ऐसा बिजनेस एक्यूमेन काम कर रहा है। फिर भी सवालों के घेरे में अडानी ग्रुप ज़्यादा है, और अगर पॉलिटिकल अपहीवल होता है, कोई पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उससे उन पर असर पड़ने की आशंकाएं अंबानी परिवार या रिलायंस ग्रुप के मुकाबले ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं साफ-साफ। लेकिन इस तरह के रिस्क जो होते हैं वो बाजार में रिटर्न भी देते हैं। पिछले 2 साल का आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो जिन लोगों ने इन सारी आशंकाओं के बावजूद अडानी पे पैसा लगाया है, वो आज मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ठीक है भाई, आप लोग इसका जोखिम दिखाते रहो, यहाँ तो हम नोट गिन रहे हैं। इतने सवाल आते हैं एक दिन में, जो हम कॉलर शोज करते हैं उसमें अदानी अदानी अदानी, इतने सवाल आते हैं कि लोगों को लगता है कि जो चढ़ रहा है वो और चढ़ता चला जाएगा। बात भी सही है, जब तक है तब तक है, पार्टी टाइम है अभी तो। लेकिन फोकस आज रिलायंस की एजीएम पे था। बहुत शुक्रिया आलोक सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रिलायंस की एजीएम के ऊपर प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रौनक जी आपका भी बहुत शुक्रिया BIZ तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू। फिलहाल इस पेशकश से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं BIZ तक के साथ। नमस्कार।